का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस प्री के लिए घटना चक्र आई दृष्टि करंट अफेयर्स सीरीज का ये 5वां पार्ट है और इसके बाद में इस मैगजीन के लगभग 30 पेज या 40 पेज लगभग बचे होंगे, उनको मैं मोस्ट प्रोबेबली आज लेट नाइट तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इसी के साथ में आपकी जो आई दृष्टि वाली मैगजीन है ये कंप्लीट हो जाएगी। याद रखिएगा, पीसीएस प्री में जितने भी करंट अफेयर्स पूछे जाने हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी मैगजीन से देखने को मिलेंगे। तो जो भी चीज़ें मैंने पहले से ही इसमें हाईलाइट कर रखी हैं, क्योंकि मैंने पहले इसको देखा है, थोड़ा सा पढ़ा है जल्दी जल्दी, और पढ़ने के बाद में वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं या विशेष रूप से जो चीज़ें मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ उनको आप अपनी बुक पर हाईलाइट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास फिर भी इसको रिवीजन करने के लिए काफ़ी टाइम बचेगा। 5 से 7 दिन इसके रिवीजन के लिए आपको बचेंगे और लास्ट टाइम पर करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। मैक्सिमम टाइम आप इसका रिवीजन करें, तभी आपको पीसीएस प्री में करंट अफेयर्स जो है करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बुक में हाईलाइट कर लेना, 5 से 7 दिन में इसका रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप प्री में करंट अफेयर्स को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रम एस जो है ये भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान बन चुका है। इस रॉकेट का प्रक्षेपण जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको संक्षेप में SHAR के नाम से भी जाना जाता है, शार। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करूंगा, ठीक है, चीज़ों को, ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। तो ये जो विक्रम एस है इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ के जो साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण परिसर है वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया है। मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया है? तो इस मिशन का नाम है मिशन प्रारंभ। ये जो मिशन है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत, कौन सा मिशन प्रारंभ जो है ये मिशन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी जिसका नाम है इन स्पेस का पूर्ण रूप देखेंगे तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसके द्वारा ये ऑथराइज था, इसके द्वारा ये प्राधिकृत था। विक्रम एस के द्वारा अंतरिक्ष में अपने साथ में कुल 3 पेलोड को लेकर के जाया गया है, जिसमें से 2 तो स्वदेशी हैं और एक विदेशी ग्राहक का पेलोड शामिल है। तो जो तीनों पेलोड हैं उनके नाम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला है स्पेस किड्स इंडिया जो कि चेन्नई का है, दूसरा है एन स्पेस टेक इंडिया जो कि आंध्र प्रदेश का है, और तीसरा है बाजू MQ, ये आर्मेनिया का है। और यही एक जो है विदेशी पेलोड है जिसको इस मिशन के द्वारा ले जाया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। विक्रम एस के द्वारा स्पेस किड्स इंडिया के जिस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया उसका नाम फनसैट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फनसैट किस तरीके का सैटेलाइट है? ये एक स्टूडेंट सैटेलाइट है, छात्र उपग्रह है। इसके अतिरिक्त देखिए, एक तो ये स्टूडेंट सैटेलाइट हो गया, इसके अतिरिक्त विक्रम एस ने 2 अलग अलग जो सैटेलाइट हैं उनको भी प्रक्षेपित किया है। उनके नाम क्या हैं? तो उनमें से एक है आपका लक्ष्य सेट 2 और दूसरा है आपका क्यूब सेट। तो क्यूब सेट जो विदेशी पेलोड जिसको हम बता रहे थे बाजू MQ आर्मेनिया का, उस रिसर्च लैब से जो आपका सैटेलाइट था क्यूब सेट, इसको प्रक्षेपित किया है। तो 3 जो कुल मिलाकर के सैटेलाइट हैं, एक आपका फन सेट हो गया, एक लक्ष्य सेट 2 हो गया और तीसरा आपका क्यूब सेट हो गया। विक्रम एस क्या है? विक्रम एस जो है ये भारत का पहला निजी प्रमोशन यान है। प्रमोशन का मतलब है लॉन्च करने वाला, भेजने वाला, प्रक्षेपित करने वाला व्हीकल, ठीक है। हालांकि इसकी जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मैगजीन में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है देखिए, और हर इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूरी नहीं होती है। काफ़ी डिटेल्ड बुक इसको मैं मान सकता हूँ, मैगजीन मान सकता हूँ, क्योंकि इसमें 200 से ज़्यादा पेज हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं पढ़नी है, जो हमको नहीं समझनी है, केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि यूपीपीसीएस में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो विश्लेषणात्मक तरीके का नहीं होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं, यानी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तथ्यात्मक जानकारी की अपेक्षा आपसे की जाती है, और ऐसा ही पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उनमें देखा गया है। तो अगला है आपका LV M3 M2 वन वेब इंडिया वन मिशन। ये जो मिशन है ये GSLV M के 3rd का एक त्रिचरणीय जो है प्रक्षेपण यान है। GSLV M के 3rd ये जो है एक त्रिचरणीय प्रक्षेपण यान है, और अब जो GSLV M 3rd है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसको LVM 3 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो नाम इसका चेंज हो गया है। इस प्रक्षेपण के तहत कुल कितने उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? तो 36 उपग्रह हैं, और LVM 3 का ये पहला कमर्शियल मिशन है, पहला व्यावसायिक मिशन है। LVM 3 के साथ में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL का ये पहला मिशन है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब इसके बाद में आता है PSLV C53 DSEO मिशन। अब इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कहीं पे PSLV लिखा होता है, कहीं पर जो है GSLV लिखा होता है, कहीं पर SSLV लिखा होता है। तो ये हैं क्या? ये सारे जो है
जो सैटेलाइट होते हैं, आपके उपग्रह होते हैं, उनको प्रक्षेपित करने वाले व्हीकल होते हैं। इनकी सहायता से ही जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, उनको जो है प्रक्षेपित किया जाता है, उनका प्रमोशन किया जाता है और उनको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा जो PSLV C53 DSEO मिशन का प्रक्षेपण किया गया। कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। ठीक है, NSIL का यह दूसरा कमर्शियल मिशन है और पहला कमर्शियल मिशन जो था इसका NSIL का, वो कौन सा था? 2021 में जो प्रक्षेपित किया गया था PSLV C51 अमेजोनिया 1 मिशन। ठीक है, ये जो है NSIL का पहला पूरी तरीके से कमर्शियल मिशन था। PSLV का 55वां तथा PSLV के कोर अलोन संस्करण का यह 15वां मिशन था। इस मिशन के तहत PSLV C53 ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को 570 किलोमीटर की ऊंचाई वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। तो ये जो 3 उपग्रह इसके द्वारा ऊपर वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किए गए, उनके नाम है DSEO, न्यू SAR और स्कूब 1। ठीक है, अब यहाँ से जो याद करने वाली चीज़ें हैं आपके लिए, वो कौन सी हैं, वो आप यहाँ से देखते चलिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ों पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। तो जो 3 सैटेलाइट यहाँ से प्रक्षेपित किए गए थे, उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पेपर में पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि DSEO ये किस प्रकार का उपग्रह है, ठीक है, ये क्या काम करेगा, किस तरीके की इसकी प्रकृति है। तो DSEO जो है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी इसको स्थापित किया गया है। तो इसका काम क्या है? ये ऊपर से क्या करेगा? पृथ्वी का अवलोकन करेगा, पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेगा। न्यू SAR ये एक प्रकार का माइक्रो सैटेलाइट है, छोटा सैटेलाइट है। ठीक है, इसका वजन लगभग 155 किलोग्राम है और सिंगापुर का ये पहला स्थानीय रूप से विकसित सिंथेटिक अपर्चर रडार माइक्रोसैट है। तीसरा जो है स्कूब 1, ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है। जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको प्रदर्शित करने वाला उपग्रह है और ये जो है कहाँ पे निर्मित हुआ था? ये नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर में निर्मित हुआ था। ये जो पूरा मिशन है, इस मिशन के तहत PSLV C53 के चौथे चरण को सौर पैनल और लिथियम आयन बैटरियों से लैस किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और लिथियम आयन बैटरी या सौर पैनलों से इसको क्यों लैस किया गया है? क्योंकि जब ये उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर देगा तो उसके बाद भी ये एक्टिव रह सके, सक्रिय रह सके। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल का इसको क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये कितने चरण का रॉकेट है? ये एक 4 चरणीय रॉकेट है और यहाँ पर जितने भी रॉकेट होते हैं या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, वो अलग अलग चरणों में इनका जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। कुछ जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं वो 4 चरणों वाले होते हैं, कुछ 3 चरणों वाले होते हैं, कुछ 2 चरणों वाले होते हैं। आगे इसमें आते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। स्पार्क जो है ये भारत का पहला अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय है। मतलब स्पार्क जो आपका संग्रहालय, इसका काम क्या है? ये जो है अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्रमोचक रॉकेट हों, उपग्रह हों, वैज्ञानिक मिशन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वो हों, चित्र हों, वीडियो हों, वो इसमें मौजूद रहेंगी। इसको किसका नाम दिया गया है? स्पार्क का नाम दिया गया है। ये 10 अगस्त 2022 को इसरो ने भारत के पहले अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय को लॉन्च किया है। तो जो स्पार्क संग्रहालय है, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण हो चुका है 23 जून 2022 को। एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट का प्रक्षेपण कोरू, फ्रेंच गुयाना, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, यहाँ से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और इसी मिशन के तहत में जो आपका GSAT-24 है, इसका सफलतम प्रक्षेपण करके इसको भूस्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। GSAT-24 के साथ साथ में एक और उपग्रह को जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है, जिसका नाम है MESat-3D। ठीक है, तो 2 जो सैटेलाइट हैं, एक आपका GSAT-24, एक आपका MESat-3D, इन दोनों को ही जो है स्थापित किया गया है एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। GSAT-24 और MESat-3D के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखिए और इसी तरह की जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में पूछी जाती है। तो GSAT-24 क्या है? ये जो है इसरो के द्वारा निर्मित एक उपग्रह है।
ठीक है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के द्वारा स्वामित्व संचालित और वित्त पोषित है। मतलब जितना भी पैसा इसमें खर्च हुआ है वो NSIL ने लगाया है। विकसित इसको किसने किया है? इसरो ने किया है। ठीक है, उपग्रह का जो वजन है वो 4181.3 kg है, और इसका जो लाइफ है, मिशन की लाइफ है, जीवन काल है, वो 15 वर्ष है। काम क्या करेगा GSAT-24? एक तरह से जो DTH सेवाएं होती हैं देश की, उनके संचार आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम ये करेगा। अब इसके बाद में MEASat 3D के बारे में जानते हैं। ये मलेशिया के उपग्रह संचालक MEASat का उपग्रह है, और एरियन स्पेस के द्वारा भेजा गया मलेशिया का चौथा उपग्रह। यानी एरियन स्पेस के जो एरियन 5 रॉकेट है उसके द्वारा मलेशिया के 3 जो सैटेलाइट हैं उनको पहले ही प्रक्षेपित किया जा चुका है, और MEASat 3D जो है ये मलेशिया का चौथा उपग्रह है। SSLV की प्रथम उड़ान, SSLV आ गया। जैसे PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV क्या है? ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके द्वारा जो छोटे उपग्रह होते हैं, माइक्रो उपग्रह होते हैं, उनको जो है प्रक्षेपित किया जाता है। 7 अगस्त 2022 को इसकी पहली विकासात्मक उड़ान जो है वो संपन्न हुई है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा में जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से। इस मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। दोनों के नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, EOS-02 और आपका आज़ादी सेट। अब जिस तरीके से जितने भी सैटेलाइट्स के बारे में हम यहाँ से देख रहे हैं, तो इन सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए कि ये सैटेलाइट किससे रिलेटेड है। तो EOS-2 ये भी एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है, भूप्रेक्षण उपग्रह है। और दूसरा वाला जो है आपका आज़ादी सेट, इसके बारे में देखते हैं। आज़ादी सेट जो है एक 8U क्यूब सेट है जिसका वजन लगभग 8 kg है, और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप ने इस नैनो उपग्रह के निर्माण की पहल की है। SSLV जिसका नाम आपने अभी सुना था, ये क्या है? ये इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है, और इसका पूर्ण रूप है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, ये 3 चरण का रॉकेट है। जैसे आपने अभी देखा था 4 चरण वाला रॉकेट, तो SSLV जो है एक छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला व्हीकल है। और इसके कितने चरण होते हैं? 3 स्टेज होते हैं, इसके 3 चरण होते हैं। SSLV को मांग आधारित प्रमोशन आधार पर प्रमोशन सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए विकसित किया गया है। मतलब क्या है? जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसको विकसित क्यों किया गया है? अगर कोई भी कंट्री क्या करता है, किसी भी सैटेलाइट को कहीं पर यानी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना चाहता है, अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहता है, तो लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर अगर वो डिमांड करेंगे, तो इस SSLV के द्वारा अन्य देशों के भी जो सैटेलाइट हैं उनको भी प्रमोचित किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। उसके लिए इसको विकसित किया गया है। अब यहाँ से जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये जो है 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ये टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल वेधशाला में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। ये 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अगर बात करें इसके डिजाइन और निर्माण की, तो बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और इसके साथ साथ सेंटर स्पैटियल डीलीज, इन दोनों ने इसकी डिजाइन और निर्माण से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो संपादित की हैं। ILMT ये जो है भारत में एरियस, बेल्जियम में लीज विश्वविद्यालय, पोलैंड में पोजनॉन वेधशाला, और आपका उज्बेकिस्तान कंट्री हो गया ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और कनाडा का विक्टोरिया विश्वविद्यालय, इन सभी लोगों ने इसके निर्माण में जो है सहयोग किया है। ये सहयोगी तौर पर इसमें शामिल हैं, ठीक है। जो आपका इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ILMT, इसमें ये सारे लोग जो है शामिल हैं सहयोगी के तौर पर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 को देखते हैं। ये 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम है IQ एयर, उसके द्वारा इसके आंकड़े जारी किए गए। 131 देशों के 7323 शहरों के PM 2.5 आंकड़े जो है आधारित हैं इसमें। यानी इसमें पूरी जो रिपोर्ट है 131 देशों के 7323 शहरों को शामिल किया गया है। उनमें जो वायु गुणवत्ता की कह सकते हैं स्थिति है, वायु की क्वालिटी क्या है इन कंट्रीज़ में, इन सिटीज़ में, उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अगर इस रिपोर्ट में देखें तो सबसे 3 देश जो शीर्ष पर हैं वो हैं चाड, इराक, पाकिस्तान, ठीक है।
और उपरोक्त तीनों देश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषक देशों की कैटेगरी में भी आते हैं। यानी आप ये मत समझिएगा कि शीर्ष पर हैं, तो शीर्ष का मतलब है कि इनकी जो एयर क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है। इसका मतलब है कि जो सांद्रता है PM 2.5 की, PM 2.5 का जो कंसंट्रेशन है वो ये दिखाता है कि किसी भी देश की या किसी भी शहर की जो वायु है वो उसमें जो है प्रदूषण की मात्रा कितनी ज़्यादा है। तो इसका जो सांद्रता है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो वह देश उतना ही, या उस देश की जो भी एयर क्वालिटी है वो उतनी ही खराब होगी, उतनी ही बेकार होगी। तो सर्वाधिक सांद्रता देखी गई है चाड, इराक और पाकिस्तान में, और इस तरह से ये तीनों देश जो है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री हैं। गुआम जो है इस सूची में 131वें स्थान पर है, भारत इसमें 8वें स्थान पर है। तो भारत की रैंक विशेष रूप से आप याद रखिएगा, IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 8th है। और शहरों की बात करें तो चाड की जो कैपिटल है अनजमेना, चाड की राजधानी अनजमेना, ये विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी इसको बताया गया है। और विश्व की दूसरी सबसे पॉल्यूटेड अगर कैपिटल की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली, जो कि काफ़ी हमारे लिए चिंता का विषय है। 2022 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 जो है वो भारत में है, 3 जो है वो पाकिस्तान में है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ से। और मैं हमेशा इसी चीज़ को कह के कहता हूँ कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे इंडेक्सेस हैं, छोटे इंडेक्सेस हैं, लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस अगर आप देखेंगे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं चिंतनीय और सोचनीय विषय है। तो मध्य एवं दक्षिण एशिया के पूरे देशों में बात करें तो 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से अकेले भारत में 12 शहर हैं, 3 शहर जो है वो पाकिस्तान में है। यानी हमारे इंडिया पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी के जितने भी कंट्री हैं मध्य और दक्षिण एशिया के, उनकी कंडीशन कहीं ना कहीं ठीक ठाक है इस मामले में, पॉल्यूशन के मामले में। और हमारा जो है देश जो है ये पॉल्यूशन के मामले में बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति में है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है वो लाहौर पाकिस्तान का है। इसी श्रेणी में राजस्थान का भिवाड़ी जो है ये भारत के दूसरे स्थान पर है। यहाँ से देखेंगे मध्य और दक्षिण एशिया का सबसे कम प्रदूषित शहर अगर भारत में देखा जाए तो वो तारकेश्वर है पश्चिम बंगाल में, जो कि कहीं ना कहीं राहत की बात है। भारत के 4 शहरों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत जो PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता है उसके कह सकते हैं लेवल को हासिल कर लिया है। यानी कि उसने अपने पॉल्यूशन में कमी की है और एक तरह से वहाँ पर एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं, जिस वजह से इनकी स्थिति सुधरी है। तो इसमें सबसे ऊपर है आपका तारकेश्वर पश्चिम बंगाल में, और आपका डिगबोई जो कि असम में है। फिर तीसरे स्थान पर आपका अलादू जो कि तमिलनाडु में है, और कट्टुपल्ली जो कि तमिलनाडु में है। इसने जो वार्षिक औसत सांद्रता है जो कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या उससे कम होती है, उसके लेवल को इन 4 स्थानों ने हासिल किया है। बेंगलुरु में मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, ये 15% मेथनॉल मिश्रित डीजल ईंधन से जो है संचालित की जाएंगी। इनको नाम दिया गया है MD-15। MD-15 इनको नाम क्यों दिया गया है? M फॉर क्या है? मेथनॉल, और D फॉर डीजल। मेथनॉल और डीजल का मिश्रण करके जो है इन बसों को चलाया जाएगा। और मेथनॉल की जो इसमें कह सकते हैं मात्रा है वो 15% रहेगी, तो इस वजह से इसको MD-15 नाम दे दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप इनकी हेडिंग्स को भी याद रखेंगे ना, जैसे आप यहाँ पर ये आपने देखा था कि बेंगलुरु में मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया और इन बसों का नाम क्या दिया गया? MD-15। इतना भी याद रखेंगे अगर पूरी मैगजीन में से, तब भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे ही इस किताब से मिल जाएंगे PCS प्री के पेपर में। बेंगलोर महानगर परिवहन यानी BMTC, नीति आयोग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके साथ साथ अशोक लेलैंड इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यानी जो MD-15 मैथनॉल संचालित जो बसें हैं, इनको संचालित करने के लिए, इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए 4 लोग जो है वो मिलकर के काम कर रहे हैं। आपका बेंगलोर महानगर परिवहन निगम, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लेलैंड जो कि एक वाहन निर्माता कंपनी है। देश का पहला वातानुकूलित कंडीशनर ये जो है आपका झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। और शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? NTPC के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। जून 2021 को NTPC लिमिटेड प्रतिष्ठित UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता भी बन गई है।
बैंडिकूट ये विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट है, यानी मलमूत्र वगैरह जो कचरा वगैरह होता है उसको ढोने वाला जो रोबोट है उसका नाम है बैंडिकूट। केरल सरकार ने जो है इसका अनावरण किया है, याद रखेंगे बैंडिकूट का। बैंडिकूट को गुरुवायूर सीवेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। इसके साथ ही केरल मैन होल की सफाई के लिए रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला हमारी कंट्री का पहला स्टेट बन गया है। बैंडिकूट का विकास जेन रोबोटिक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड केरल के द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि बैंडिकूट ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 9 को पूरा करने में अपनी जो है प्रतिबद्धता जाहिर की है। यानी एसडीजी के बारे में पहले भी आपसे चर्चा हो चुकी है। जो सतत विकास लक्ष्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किए हैं सभी देशों के लिए, वो उनकी संख्या 17 है। और ये जो रोबोट है जो कि मेला ढोने का काम करेगा, उन सतत विकास लक्ष्यों में से 9 को ये पूरा करता है। वो 9 विकास लक्ष्य हैं, कौन कौन से हैं? लक्ष्य नंबर 3, जिसमें अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली, जब मेला ढोया जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि एक रोबोट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इससे स्वास्थ्य संबंधी सुधार देखने को मिलेंगे। जो लोग मेला ढोने वाले होते थे, पहले मेला ढोते थे या गंदगी को साफ करने का काम करते थे, उनमें कई सारी बीमारियां जो है वो लग जाती थी, वो इससे कहीं ना कहीं कम होंगी। लक्ष्य नंबर 4 जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो भी जो है इससे पूर्त होता है। इसके अलावा स्वच्छता, यानी स्वच्छता से जुड़ी हुई सारी चीज़ें वो तो इससे पूरी होंगी। जिन जिन सतत विकास लक्ष्यों में स्वच्छता के बारे में बात की गई है तो वो तो इससे जो है फुलफिल होंगी ही होंगी। उत्कृष्ट कार्य होगा, अच्छी तरीके से कार्य होगा, लक्ष्य नंबर 8 में। लक्ष्य नंबर 9 है उद्योग, नवाचार और आधारभूत ढांचा। ठीक है, जब रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा और तो उनको बनाने के लिए उद्योगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उद्योग इंडस्ट्री जो है वो भी उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये एक तरह का नवाचार भी है, इनोवेशन है। ठीक है, और आधारभूत ढांचा भी जो है इससे विकसित होगा। असमानता में कमी आएगी। लोग जो मेला ढोने वाले व्यक्ति होते थे उनको ये समझते थे, मतलब उसको हीन भावना की दृष्टि से देखते थे। तो कहीं ना कहीं ये काम जब मशीनों के द्वारा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो सामाजिक असमानता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। संवहनीय शहर और समुदाय, इसके अलावा लक्ष्य नंबर 12 संवहनीय उपयोग और उत्पादन, और लक्ष्य नंबर 16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। ये सारे लक्ष्यों की पूर्ति जो है ये जो है आपका मिशन करता है। विश्व की प्रथम सैंड फैक्ट्री ये कहाँ पे स्थापित की गई है? फिनलैंड के कंकानपा शहर में स्थापित की गई है। बस इतना ही इसके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है, नाम याद रखेंगे। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में जो है इसका आयोजन किया गया। थीम इसकी याद रखनी है आपको, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की। और विज्ञान कांग्रेस से जुड़े हुए प्रश्न पहले भी पीसीएस प्री में करंट अफेयर्स में पूछे गए, तो इसको बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। थीम याद रखेंगे, महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट, ये इसका थीम है। अध्यक्षता इस कांग्रेस की किसके द्वारा की गई? डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना के द्वारा। इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक अदा योनाथ एकमात्र ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थी जिन्होंने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में क्या दिया था? पार्टिसिपेट किया था, प्रतिभाग किया था। अदा योनाथ नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम इजरायली महिला हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के तकनीकी सत्रों को 14 वर्गों में बांटा गया था। ये 14 वर्गों के नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी, इसके जो भी सेशंस हुए थे उनको 14 कैटेगरी में बांटा गया था। जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पहली बार किया गया है। किसान विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपरे उपस्थित रहीं। और राहीबाई सोमा पोपरे को पूरे देश में बीज माता के रूप में भी जाना जाता है, मदर ऑफ सीड्स के रूप में भी जाना जाता है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना 3 जनवरी 2023 को गुजरात के सूरत में इसकी शुरुआत की गई है। और ये किसके द्वारा की गई है? एक तरह से एक कंबाइंड प्रयास है, किस किस का? एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का। प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर हरित हाइड्रोजन जो है वो शुद्ध हीटिंग सामग्री को समान रखते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। और यहाँ पर 2 लक्ष्य हैं CO2 के उत्सर्जन से रिलेटेड। जैसे भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य रखा है कि आप एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी भी कंट्री पर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम इतनी ऊर्जा प्रोड्यूस करेंगे कि हमको किसी दूसरे देश से एनर्जी से जुड़ी हुई चीज़ों को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये टारगेट है इंडिया का 2047 तक। इसके अलावा 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। शुद्ध
उत्सर्जन कैसे, कि जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जो है श्वसन करते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और इसके अलावा हम CO2 रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा CO2 जो है हम जो रिलीज़ करते हैं ये तो एक तरह से बैलेंस हो जाती है, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर उनके श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये तो जो है बैलेंस हो जाती है। लेकिन जो अदर CO2 है, जो कि वाहनों से निकला हुआ धुआं, फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, या जो भी हम पॉल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते, उसके आधार पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो उस मात्रा में हम जो है पेड़ नहीं लगाते हैं, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में नहीं छोड़ पाते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है, कहीं न कहीं एक इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होती है और उस मात्रा में और उस दिशा में हम लोग पर्यावरण को देखते हुए उतने सारे प्रयास नहीं कर पाते हैं। एक तरह से हमें पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन पेड़ काटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो CO2 का उत्सर्जन जिन चीज़ों की वजह से भी हो रहा है, उसको ज़ीरो करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है भारत ने 2070 तक। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का मतलब क्या है, कि ऐसा मतलब नहीं है उसका कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं होगी, एनवायरनमेंट में CO2 खत्म ही हो जाएगी, ऐसा मतलब नहीं है। CO2 कितनी भी मात्रा में रिलीज हो, कितनी भी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चीज़ें भी जो है हमारे इन्वायरमेंट में देखी जाएं, ताकि जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उतनी मात्रा में एक तरह से पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिलें, तो वो उसको बोलेंगे हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन। ठीक है, तो इसका टारगेट जो है इंडिया ने 2070 तक रखा है। जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज हुई है, और ये कहाँ पे हुई है, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। और इस रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे क्षेत्र में जहाँ पर ये खोज की गई है, तो कितना उसका भंडार हो सकता है, तो 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित संसाधनों का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण लिथियम युक्त खनिजों के नाम आपको पते होने चाहिए, जैसे स्पोडुमीन हो गया, पेटालाइट हो गया, लेपिडोलाइट हो गया और एम्ब्लाइगोनाइट हो गया। ये जो है लिथियम युक्त खनिज हैं जिनमें लिथियम पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार जो कि अब तक ज्ञात है वो चिली में है, 9.3 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम जो का भंडार की बात हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है, याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ भंडार की बात हो रही है। अब तक का विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम का भंडार जो है वो चिली में है। ठीक है, और प्रोडक्शन की बात करेंगे 2021 में तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रोडक्शन किया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो उसको समझिएगा। भंडार सबसे ज़्यादा चिली में है, ठीक है, और प्रोडक्शन 2021 के आंकड़ों के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि पूरे वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का 52.3% है। सेकेंड रैंक आपकी चिली की आती है, थर्ड रैंक आपकी चाइना की आती है। तो ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन ये सर्वाधिक लिथियम प्रोडक्शन करने वाले कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में। एक टर्म है आपका लिथियम ट्राइंगल। ये क्या है, ये जो है 3 लैटिन अमेरिकी देश जिनके नाम है बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, ये जो है मिलकर के लिथियम त्रिकोण का निर्माण करते हैं। विश्व में लगभग 60% अभिज्ञात लिथियम जो है वो लैटिन अमेरिका में पाया जाता है, इन्हीं तीनों देशों के आसपास। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया, याद रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा CBG संयंत्र, CBG का मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र जो है ये पंजाब के संगरूर में स्थित है। इस संयंत्र को जर्मनी स्थित जैव ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी जिसका नाम है वर्बियो AG, इसके द्वारा लगभग 220 करोड़ रुपए के FDI निवेश के साथ में स्थापित किया गया है। ये जो संयंत्र है इसके द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 से 650 टन किण्वित जैविक खाद, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर, इसका उत्पादन होगा। ये संयंत्र किसानों के लिए अतिरिक्त आय के सृजन के साथ साथ जो पराली जलाने की समस्या उत्पन्न होती है, पराली जलाने से जो पॉल्यूशन हो जाता है, तो पराली को जलाए जाने के एक ऑप्शन के रूप में ये उपलब्ध होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रंटियर जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। 15 नवंबर 2022 को इसकी एक सूची जारी की गई थी जिसमें विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स को जो है शामिल किया गया है। इन सूची में जो है 500 सुपर कंप्यूटर्स की सूची जारी की गई है, ये इसका 60वां संस्करण है। तो इसमें जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का, उसको विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। वास्तव में ये विश्व का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर भी है। ये सुपर कंप्यूटर अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर HPE यानी ह्यूलेट पैकर्ड इंटरप्राइज आर्किटेक्चर के प्रयोग द्वारा निर्मित है।
नवीनतम टॉप 500 सूची में चीन के सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स को स्थान प्राप्त हुआ है, यानी 500 में अकेले चीन के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी संख्या 162 है। अमेरिका जो है सुपर कंप्यूटर्स की ओवरऑल संख्या में दूसरे स्थान पर है, जिसमें सुपर कंप्यूटर्स की संख्या 126 है। यानी टॉप 500 की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें चीन के सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं 162। सेकेंड रैंक पर अमेरिका आता है जिसके 500 की सूची में 126 सुपर कंप्यूटर हैं, ये सेकेंड रैंक पर है। और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो अमेरिका का है जिसका नाम है फ्रंटियर। दूसरे स्थान पर आता है जापान का फुकागू और तीसरे नंबर पर आता है आपका लूमी जो कि फिनलैंड का है। अब भारत के संदर्भ में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत ने कहाँ कहाँ पे जो है अपनी उपलब्धि हासिल की है। तो इस पूरी 500 की सूची में भारत के 3 सुपर कंप्यूटर्स को स्थान प्राप्त हुआ है। सूची के अनुसार सी डैक, ठीक है, सी डैक पुणे में स्थापित जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम सिद्धि एआई, वर्तमान में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, भारत के सबसे तेज कंप्यूटर के बारे में बात करें तो परम सिद्धि एआई। विश्व का सबसे तेज का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। टॉप 500 सूची में अगर इसकी रैंक की बात की जाए, किसकी? परम सिद्धि एआई की, तो इसको 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करें कि सबसे अच्छी रैंक जो मिली है वो परम सिद्धि एआई को मिली है। इसकी अधिकतम जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 4.62 पेटाफ्लॉप्स है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है प्रत्यूष, प्रत्यूष को इस पूरी सूची में 143rd रैंक मिली है, 143वां स्थान मिला है। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 3.76 पेटाफ्लॉक्स है। और इसके अलावा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो कि नोएडा में है, इसमें एक सुपर कंप्यूटर है इंडिया का मेहर जिसका नाम है, इसको 277वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये टॉप 3 इंडिया के जो है इस 500 की सूची में, इंडिया की बात हो रही है, 500 की सूची में इंडिया के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो पहला परम सिद्धि एआई, दूसरा प्रत्यूष और तीसरा मेहर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर परम अनंत 30 मई 2022 को आईआईटी गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया है। हालांकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन परीक्षा में आने की संभावना यहाँ से कम रहेगी और ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये जो आपका परम अनंत है इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 838 टेराफ्लॉक्स है। और एक टेराफ्लॉक्स में अगर जैसे अनुमान लगाएं तो क्या होता है, एक टेराफ्लॉक्स का मतलब क्या है? एक टेराफ्लॉक्स का मतलब है 10⁻12 संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस यानी गणनाएं एक सेकंड में ये कर सकता है। अब 10 पे घात 12 लगाएंगे तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो सोचिए कि ये भी आपको इतना बड़ा लग रहा होगा तो फिर फ्रंटियर की स्पीड क्या होगी? ठीक है, वो पेटाफ्लॉप्स में है या टेराफ्लॉप्स में है। परम अनंत डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीकी पर आधारित है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक और आपका सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप, ये 13 अक्टूबर 2022 को आईआईटी गुवाहाटी में जो है इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये याद रखने योग्य पॉइंट है आपका। नॉर्थ ईस्ट जो है क्षेत्र अपना, उसका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप। और कामरूप जो है असम का ही पुराना नाम था, इसी के नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के प्रमुख सुपर कंप्यूटर्स की सूची यहाँ पर आपको दी जा रही है, इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें कह सकते हैं एक तरह से न्यूज़ में रहती हैं वही सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको याद रखना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जुपिटर जो है यूरोप का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर है। 15 जून 2022 को इसको जो है जर्मनी में स्थापित किया गया है। जुपिटर का पूरा नाम देखेंगे तो इसका नाम है जॉइंट अंडरटेकिंग पायनियर फॉर इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सास्केल रिसर्च, ये इसी का संक्षिप्त रूप है आपका जुपिटर। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की जो है घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सर्विस लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी की बात करें तो ये भारती एयरटेल है। एयरटेल ने सबसे पहले 5G सेवाएं जो है लॉन्च की हैं इंडिया में। अब यहाँ से 5G प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक नया टर्म जो है उभर करके सामने आया है। पहले WWW यूज़ होता था, वर्ल्ड वाइड वेब, और 5G टेक्नोलॉजी जब से आई है तो एक नया टर्म आया है निकल के, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। मोस्ट प्रोबेबली आपके परीक्षा में आपको ये नज़र भी आ सकता है। WWW इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब। ठीक है, तो पहले में एक वायरलेस और जोड़ दीजिएगा लास्ट वाले टर्म से पहले, तो याद रखने में आसानी होगी। पहला तो आपको याद ही होगा वर्ल्ड वाइड वेब। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस
ये जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया था 21 अगस्त 2022 को। इस बस का विकास वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR तथा पुणे में एक कंपनी है KPIT लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा इसको तैयार किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहनों में आंतरिक दहन इंजन के बजाय विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। जनरली जो वाहन होते हैं उनमें इंटरनल कम्बस्टन इंजन का यूज़ किया जाता है, जिनको हम आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन है, इनमें इनके स्थान पर इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की जाती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पादित करते हैं, अपनी एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। एक फ्यूल सेल में वाहन के ईंधन टैंक में हाइड्रोजन गैस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विद्युत ऊर्जा का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। 2G इथेनॉल संयंत्र, ये जो है हरियाणा के पानीपत में इसका उद्घाटन किया गया है 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये उद्घाटन कार्यक्रम विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर किया गया। 2G एथेनॉल का उत्पादन बायोमास और सेल्यूलोजिक सामग्री जैसे खोई हो गई, लकड़ी का कचरा हो गया, कृषि और वानिकी के जो बचे हुए अवशेष होते हैं वो हो गए, घास हो गई, इन सारी चीज़ों से 2G एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्मित यह पहला संयंत्र जो है पानीपत रिफाइनरी के निकट स्थापित किया गया है। इसके बाद आती है आपकी प्रधानमंत्री जीवन योजना। मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने देश में 2G इथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना को अधिसूचित किया गया था। इसका पूरा नाम था प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, इसी का संक्षिप्त रूप है जीवन। 2018-19 से लेकर के 2023-24 की अवधि के लिए इस योजना पर जो वित्तीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है वो है 1969.50 करोड़ रुपए। अब यहाँ से देखते हैं अनाज आधारित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र, ये बिहार के पूर्णिया जिले में जो है इसका उद्घाटन किया गया था अप्रैल 2022 में। नैनो यूरिया, जो कि तरल यूरिया होता है, उस संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कलोल में किया गया है। ये इफ्को के द्वारा विकसित किया गया है। नैनो यूरिया में 4% नैनो स्केल नाइट्रोजन कण जो है वो पाए जाते हैं। 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया के जो तरल संयंत्र हैं उनका उद्घाटन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड आपका पॉइंट है। नैनो यूरिया जो है अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन गया है। भारत विश्व में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। सबसे ज़्यादा यूज जो है यूरिया किया जाता है आपका इंडिया में, सेकंड रैंक है, जबकि यूरिया के प्रोडक्शन में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, उपभोग में दूसरे स्थान पर है और पैदा करने में तीसरे स्थान पर है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है कठुआ जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसके घट्टी नामक स्थान पर जो है स्थित है। जम्मू कश्मीर में 2 औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की जा रही है। तो पहला पार्क तो आपका नाम आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा, कठुआ जिला, जो कि घट्टी में है, कठुआ जिले के घट्टी में। और दूसरा पार्क की स्थापना जो है कुपवाड़ा जिला में की जाएगी। कुपवाड़ा जिले के अंतर्गत जो स्थान है आपका हंदवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में 2 जो है पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 9 जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है, जिनके विवरण आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 9 प्रौद्योगिकी जो कि जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं वो पार्कों के नाम हैं, और इसमें से सभी के नाम तो आप याद रखना एक तरह से कह सकते हैं, याद रख भी नहीं सकते हैं यार, हम इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रख सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। एक तो आपको याद रखना है कि कितने जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना अब तक की गई है। ठीक है, तो 9, और इसमें से उत्तर प्रदेश का जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क है वो कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। इतनी जानकारी आप यहाँ से याद रख लीजिए, काफ़ी है। अब शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ी हुई चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अजरबैजान और ताजिकिस्तान जो कंट्री हैं, इनको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है मार्च 2023 में। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अजरबैजान और ताजिकिस्तान में क्रमशः देखा जाए तो अजरबैजान में 2012 में और ताजिकिस्तान में 2014 में स्थानीय रूप से प्रसारित जो प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया का अंतिम मामला दर्ज किया गया था, और 2012 और 14 के बाद में इन दोनों देशों में कोई भी मलेरिया का मामला दर्ज नहीं किया गया है। तो इस वजह से WHO के द्वारा इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है।
इसके साथ ही वर्तमान में वर्ल्ड लेवल पर डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देशों की सबसे ज़्यादा संख्या हो गई है 42। ठीक है, अब तक 42 देशों को जो है डब्ल्यूएचओ का मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। और याद रखिएगा, यहाँ पर भारत अभी इसमें सम्मिलित नहीं है। भारत में तो मलेरिया जो है बहुत आम चीज़ है, वर्तमान में आप देख रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन भी इंडिया ही का है मलेरिया के मामलों में। जून 2021 में पिछले 3 दशकों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र करने वाला चीन डब्ल्यूएचओ पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बना है। इसके अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को 2016 में ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। और भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास के लिए मलेरिया के उन्मूलन के लिए जो प्रयास स्टार्ट किया गया था 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा, जो कि आपकी 2016 से लेकर के 2023 की अवधि के लिए उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 42 देश हैं जिनको डब्ल्यूएचओ का आपका प्रमाण पत्र मिल चुका है, मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र। ठीक है, और भारत अभी इसमें शामिल नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी चीज़ है कि भारत जो है मलेरिया के मामलों में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में देता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2023 में जो आपका मनाया गया है हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस, इसका थीम जो था वो था टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ये इसकी थीम है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 को अगर देखें तो ये 8 दिसंबर 2022 को डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की गई थी। और गौरतलब है कि वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 247 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए थे। और इसमें से 6,19,000 लोगों की मृत्यु भी 2021 में जो है देखी गई थी। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अगर मलेरिया के कुल मामलों को देखा जाए तो भारत जो है अकेला 79% मामलों के लिए जिम्मेदार है 2021 के आंकड़ों के अनुसार पूरी साउथ ईस्ट एशिया में। जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है हरियाणा के फरीदाबाद में जो है स्थापित किया है। इस कोष को नाम दिया गया है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर यानी आईबीडीसी। याद रखेंगे। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को देखते हैं। 21 सितंबर 2022 को भारत ने हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को प्रदान किया गया है। ISCI यानी इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका दूसरा चरण 2019 में लॉन्च किया गया। वर्तमान में इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल जो आपका यूनिट है उसका कार्यान्वयन 23 राज्यों के 138 जिलों में किया जा रहा है। ये एक 5 वर्षीय पहल है। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने 25/25 नामक लक्ष्य को अंगीकृत किया है। और ये 25/25 लक्ष्य क्या है? इसके तहत 2025 तक गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली जो अकाल मौतें होती हैं उनके मामलों में 25% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो पहला 25 तो ये हो गया। और दूसरा 25 क्या है कि वर्ष 2025 तक हाइपरटेंशन के मामलों में 25% तक की कटौती करने का लक्ष्य भी भारत ने जो है शामिल किया है। तो ये दोनों जो है आपके 25/25 लक्ष्यों के अंतर्गत आते हैं। मंकी पॉक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था मंकी पॉक्स बीमारी के कारण 23 जुलाई 2022 को। ठीक है, अब इसके बारे में जानकारी देखते हैं। इसके पूर्व 22 जून 2022 को वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क यानी WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक महामारी घोषित किया था। वर्ष 2005 में इस चेतावनी प्रणाली के प्रारंभ होने के बाद से यह 7वां मौका है जब WHO ने किसी रोग के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। अब कुछ ऐसी ही प्रकोप हैं, कुछ ऐसी ही महामारियां हैं जिनको अलग अलग समय पर जो है WHO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा घोषित किया गया था। तो सबसे पहले ये 7वां अवसर है मंकी पॉक्स का, याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो है किसी भी बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बीमारी या चिंतायुक्त जो है चीज़ की कैटेगरी में डाला गया था। सबसे पहले था 2009 में इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस जो था स्वाइन फ्लू। ठीक है, ये जो है मैक्सिको में इसका उद्भव हुआ था। उसके बाद में इसका तेजी से प्रसार हुआ था USA में। 2014 में पोलियो दोबारा से इसका प्रकोप देखा गया था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया में। और 2014 में ही संपूर्ण गिनी जो है इसके साथ साथ सियरा लियोन और लाइबेरिया में इबोला वायरस का संक्रमण का प्रसार हुआ था। 2016 में जीका वायरस आया था। 2019 में आपका इबोला वायरस कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसका प्रकोप देखने को मिला था। 2020 में आपको पता ही है कोविड-19
कोविड-19, ठीक है, और 2022 में मंकी पॉक्स। तो ये 7वां मौका है जब किसी भी बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय घोषित किया गया है। जुलाई 2022 में डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मंकी पॉक्स का पहला मामला जो है वो कहाँ पे दर्ज किया गया? भारत में दर्ज किया गया। कहाँ, किस क्षेत्र की बात हो रही है? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। यूएई से तिरुवनंतपुरम यानी केरल आए एक 35 ईयर के व्यक्ति में मंकी पॉक्स रोग की पुष्टि हुई थी। तो भारत में जो पहला मामला देखा गया था मंकी पॉक्स का, वो केरला में देखा गया था। अब मंकी पॉक्स है क्या? ये विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है और इसको किस रोग की कैटेगरी में डाला जाता है? ये एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग क्या होते हैं? जूनोटिक रोग वे रोग होते हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं। मंकी पॉक्स वायरस पॉक्स विरिडे परिवार में ऑर्थोपॉक्स वायरस प्रजाति का एक सदस्य है। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, डेनमार्क स्थित स्टेंटेस सीरम इंस्टीट्यूट में बंदरों पर हुए शोध में इस रोग की जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई इसको किया गया था। मंकी पॉक्स का नया नाम, पहले इसको मंकी पॉक्स कहा जाता था, अब इसको एम पॉक्स का नाम दिया गया है। एम पॉक्स का नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक प्रजाति विशेष की तरफ कह सकते हैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। बंदरों के प्रति हीन भावना की जो है एक तरह से कह सकते हैं हीन भावना वाला जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट कर रहा था। तो इस वजह से इसमें से मंकी को हटा दिया गया क्योंकि जानवरों कह सकते हैं जानवर किसी भी चीज़ के लिए स्वयं अपने कार्यों की वजह से उत्तरदायी नहीं होते हैं। जिस तरीके से आदमी में भी कोई भी बीमारी लग सकती है उसी तरीके से जानवरों में भी लग सकती है। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि मंकी पॉक्स नाम से जो मंकी वाली प्रजाति आपकी बंदर प्रजाति है उसको कहीं ना कहीं हीन भावना की दृष्टि से देखा जा रहा था और ये टारगेट कर रहा था कहीं ना कहीं एक प्रजाति विशेष को। इस वजह से इसका नाम चेंज करके एम पॉक्स कर दिया गया। वर्तमान में रोगों के नामकरण का उत्तरदायित्व किसका है? ये रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और डब्ल्यूएचओ एफआईसी का है। ये जो है क्या करते हैं? किसी भी रोग का नामकरण करते हैं। और वायरस से होने वाले किसी भी रोग का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है? आईसीटीवी के द्वारा किया जाता है। ये है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, ठीक है। ये वायरस से अगर कोई रोग होता है तो उसका नामकरण करने का काम करती है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसका उद्देश्य है वर्ष 2025 तक जो टीबी के रोग है उसका उन्मूलन करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता में सहयोग देना। वर्तमान में भारत में तपेदिक नियंत्रण गतिविधियों को राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है। एक निक्षय प्रणाली की यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। निक्षय का मतलब है ने मतलब समाप्त करना, क्षय मतलब क्षय रोग टीबी को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तपेदिक के नियंत्रण के लिए एक वेब समर्थित मरीज प्रबंधन प्रणाली है जिसका नाम है निक्षय। यह डिजिटल पोर्टल टीबी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सहायता के लिए एक उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, मंच प्रदान करेगा। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? वाराणसी में हुआ। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त पंचायत पहल को भी लॉन्च किया है। पहला स्वदेशी QHPV टीका ये जो है 12 जुलाई 2022 को भारत के प्रथम स्वदेशी QHPV के उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के विपणन अनुमोदन प्रदान किया गया था। मतलब इसकी जो है एक तरह से व्यापार किया जा सकता है। एक टीका विकसित किया गया है स्वदेशी QHPV। HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उससे संबंधित ये टीका है। और ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये जो महिलाओं में जो कह सकते हैं एक तरह से सर्वाइकल कैंसर जो होता है, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो बीमारी है एक तरह से पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो बड़ी गंभीर बीमारी है। और महिलाओं में जितने भी प्रकार के कैंसर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैंसर कह सकते हैं ये गर्भाशय ग्रीवा वाला जो कैंसर है वो देखा जाता है। तो इसके लिए वैक्सीन लॉन्च की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसका नाम है आपका QHPV वैक्सीन, ठीक है। तो ये जो टीका है महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए कारगर सिद्ध होगा। और इस टीके का जो नाम दिया गया है वो है आपका सर्वावैक। इस टीके के विकास में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी अपना सहयोग प्रदान किया है। और सर्वाइकल कैंसर भारत में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। HPV एक छोटा DNA विषाणु है जो त्वचा या श्लेष्मिक कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इसके अलावा एक और आपका लंपी प्रोवैक टीका आता है। 10 अगस्त 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। लंपी जो है
ये त्वचा रोग होता है और किस में होता है? पशुओं में होता है जनरली। इस टीके का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 2 संस्थाओं के द्वारा किया गया है। वे 2 संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो कि आपका हिसार हरियाणा में है, और दूसरी संस्था है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि आपका इज्जतनगर बरेली में है। ये जो है एलएसडी का पहला मामला जो है भारत में वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था। एलएसडी मतलब आपका लंपी स्किन डिसीज इसको कहा जाता है, गांठदार त्वचा रोग इसको कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ये रोग जो है मवेशी यानी कैटल्स में होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो पॉक्स विरिडे परिवार के वायरस के कारण होता है, जिसे नीथलिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग मुख्य रूप से गाय, भैंस और ऐसे पशुओं में होता है जो जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब आपने देखा होगा किसी जानवर को बैठा हुआ, गाय को बैठा हुआ, भैंस को बैठा हुआ, जो बैठे रहते हैं और अपना मुँह जो है वो लगातार चलाते रहते हैं, तो उसको जुगाली कहा जाता है। ये रोग खून चूसने वाले कीटों जैसे मक्खियाँ और मच्छरों की कुछ विशेष प्रजातियाँ होती हैं जो खून चूसने का काम करती हैं। उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर या फिर किसी दूषित खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने पर या जल के माध्यम से पशुओं में संचरित होता है। अब पर्यावरण से जुड़ी हुई हाल ही की घटनाओं को देखते हैं। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2022, ये 9 अप्रैल 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके जो है परिणाम जारी किए हैं। ये इस रिपोर्ट का 5वां चक्कर है, 5वां साइकिल है। इन परिणामों को स्टेट ऑफ टाइगर्स 2022 नामक रिपोर्ट में संकलित करके प्रस्तुत किया गया है। और इसमें जो रिपोर्ट आई है आपकी 2022 में, इसके अनुसार भारत में जो बाघ हैं उनकी संख्या बढ़कर के 3167 हो गई है। इससे पहले 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी, और 2018 से 22 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2018 से 22 के बीच में भारत की बाघों की संख्या जो है वो कितने प्रतिशत उसमें ग्रोथ हुई है? तो 6.74% उसमें वृद्धि देखने को मिली है। भारत में कुल बाघों की संख्या 2022 में देखेंगे सेक्टर वाइज, अलग अलग क्षेत्र के वाइज, तो सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो आपके मध्य भारतीय क्षेत्र और पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, लगभग 1161 के आसपास। और दूसरे स्थान पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं आपका पश्चिमी घाट क्षेत्र में, ठीक है। और तीसरे स्थान पर आता है आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ और गंगा का मैदान क्षेत्र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर इसको लॉन्च किया गया था। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इंपॉर्टेंट है, 9 अप्रैल 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक में स्थित मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था, और इस अवधि के पूरा होने के उपलक्ष्य में इन्होंने एक स्मारक सिक्का भी जारी किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 9 अप्रैल 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया है। और ये जो अलायंस है, ये जो समझौता है, 7 प्रमुख बिग कैट्स मतलब जो बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर, चीता, एक तरह की एक ही प्रजाति, मतलब एक ही जैसी प्रजाति से रिलेटेड हैं ये सातों के सातों, जो हैं एक तरह से बिल्ली की प्रजाति के हैं ये सारे, चाहे बाघ हो, शेर हो, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, ठीक है। तो इनके संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा ये जो आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज, ठीक है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है भारत का प्रमुख ऊर्जा बाजार है, जो विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रमाण पत्रों के भौतिक वितरण के लिए राष्ट्रव्यापी स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है ये भारत का पहला पावर एक्सचेंज है, जो कि कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज के रूप में इसको नामित किया गया है। कार्बन तटस्थता का अर्थ क्या है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट आया था इसी से रिलेटेड, तो मैंने आपको बताया था कि शुद्ध नेट शून्य CO2 उत्सर्जन का मतलब क्या है और कार्बन तटस्थता का अर्थ क्या है। किसी व्यक्ति, कंपनी या देश को कार्बन तटस्थ देश के रूप में कब जाना जाएगा? यदि वो अपनी दिन प्रतिदिन की जो भी उसकी एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उनके द्वारा वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा, उनके द्वारा वायुमंडल से अवशोषित या हटाई जाने वाली CO2 की मात्रा से संतुलित कर देते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई भी देश हो सकता है, जितना रिलीज कर रहा है CO2 वायुमंडल में, और उसके साथ साथ वो कुछ ऐसी एक्टिविटी भी कर रहा है जो CO2 की मात्रा को संतुलित करने में सहायक है,
तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए, जितनी CO2 मुक्त हो रही है उतनी भी बैलेंस हो जानी चाहिए उसके साथ में। तो इसे ही शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कहते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जित मात्रा है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, शून्य हो जाए। उत्सर्जित होना बंद नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए उसके साथ में ताकि वो बैलेंस होती रहे साथ ही साथ। नीलगिरी तहर परियोजना 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, और भारत में इस प्रकार की ये पहली परियोजना है। ये 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा इसको, 2022 से लेकर 27 तक। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में चीते का पुनर्वास 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया गया है। और ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते छोड़े गए हैं, इनको कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से लाया गया था। ठीक है, तो 8 चीतों को जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। और 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त किया गया। तो 12 चीते जो है आपके साउथ अफ्रीका से लाए गए, 8 चीते जो है वो आपके नामीबिया से लाए गए। नामीबिया से भारत में चीतों के स्थानांतरण में नामीबिया स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन यानी जो NGO होते हैं, जिसका नाम है चीता कंजर्वेशन फंड, इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। प्रत्येक चीते के गले में एक सैटेलाइट कॉलर पहनाया गया है ताकि उन चीतों की सभी की क्या हो सके, निगरानी हो सके और व्यक्तिगत रूप से उनकी पहचान संभव हो सके, और कह सकते हैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से उनको लगातार ट्रैक किया जा सके। चीते की उपप्रजाति जो भारत में विलुप्त हो गई थी वह एशियाई चीता है। ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एसिनोनिक्स जेबुटेस। ठीक है, जबकि वह प्रजाति जिसे नामीबिया से भारत लाकर बसाया गया है वह अफ्रीकी चीता है, और उसका वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबैटस जुबैटस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। चीते से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। IUCN के अनुसार विश्व में वयस्क चीतों की कुल ज्ञात संख्या वर्तमान में कितनी है? 6517 है। अफ्रीका महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना आदि देशों में सर्वाधिक पाई जाती है, और विश्व में किसी भी देश के संदर्भ में चीतों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो आपकी नामीबिया में ही है। इसी कारण नामीबिया को द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के उपनाम से भी जाना जाता है। वैश्विक रूप से संकटग्रस्त जातियों की जो IUCN रेड लिस्ट होती है आपकी, उसमें चीतों को सुभेद्य की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, वल्नरेबल की कैटेगरी में इनको डाला गया है। एशियाई चीता इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में डाला गया है। ठीक है, और 1952 में भारत सरकार ने चीते को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, और लिखित इतिहास में भारत में विलुप्त घोषित होने वाला ये एकमात्र बड़ा जो है स्तनधारी माना जाता है। महेंद्रगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी को जो है जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है, और ये जो महेंद्रगिरी पहाड़ी है ये उड़ीसा का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। और इससे पहले उड़ीसा का जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल था उसका नाम था मनसरू, जो कि उड़ीसा के कंधमाल जिले में पड़ता है। गौरतलब है कि 22 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने अरिट्टापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव आधारित विरासत स्थल घोषित किया था। महेंद्रगिरी प्राणी गजपति जिले के पराला खेमुंडी संभाग में स्थित है, और अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल ये मदुरई जिले के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों में विस्तृत है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की एक धारा है 37। इस धारा 37 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने में क्या क्या प्रावधान अपनाए जाएंगे और क्या क्या उसकी गाइडलाइंस या क्राइटेरिया होंगे, वो आपकी जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 में इससे जुड़े हुए प्रावधान हैं। और इसके अनुसार भारत में जो कुल जैव विविधता विरासत स्थल हैं उनकी संख्या 36 है। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये कहाँ पे है? नल्लूर टैमेरेन ग्रुप। ठीक है, ये बेंगलोर कर्नाटका में है। जनवरी 2007 में इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ पे हैं, तो ये महाराष्ट्र और त्रिपुरा में है। सर्वाधिक 5 जैव विविधता विरासत स्थल दोनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल की संख्या जो है वो 1 है, और मध्य प्रदेश में इसकी संख्या 3 है। बिहार में कोई भी जैव विविधता विरासत स्थल आपका नहीं है। तो यूपी का आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं भारत में सबसे पहले जो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था उसमें सबसे पहला था नल्लूर टैमेरेन ग्रुप, जिसके बारे में बात कर रहे थे। ये बेंगलोर में है। ठीक है, और आपका होगरेकन जो है ये दूसरे स्थान पर था। दूसरे यानी नल्लूर टैमेरेन ग्रुप के बाद में होगरेकन को जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है।
तो आपको ये तो पता चल ही गया यहाँ से कि भारत में जो जैव विविधता विरासत स्थल है उनकी संख्या कितनी है, 36 है। इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप देख लीजिए यहाँ से। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लखनऊ में है, ये जैव विविधता विरासत स्थल है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नारो हिल्स जो है ये सतना में है और पातालकोट जो है ये छिंदवाड़ा में है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के जैव विविधता विरासत स्थल हैं और ज़्यादा वैसे तो बहुत सारे हैं, इनमें से सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वही चीज़ अक्सर करके पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में जो अभी हाल ही में चर्चाओं में चल रही होती है। तो इसमें से क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी से जुड़ा हुआ जो डाटा है वो अपने आप में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करते हुए चलेंगे। 26 अक्टूबर 2022 को 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग जो है प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये 2 समुद्र तट कौन-कौन से हैं? एक तो आपका थुंडी तट, मिनिकॉय और दूसरा है कदमत तट। ये दोनों ही जो तट हैं, समुद्र तट हैं, ये लक्षद्वीप में स्थित हैं। दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और अब भारत में अब तक कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है? तो इनकी संख्या 12 है। अब तक विश्व के 50 देशों के 5066 समुद्र तटों और बंदरगाहों, पर्यटन नौकाओं को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। तो भारत के कितने हैं? इसमें से 12 हैं और भारत के 12 यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक शिवराजपुर समुद्र तट है गुजरात में, घोगला द्वीप दादरा एवं नागर हवेली दमन द्वीप में है, पद्रुबिद्री ये जो आपकी कर्नाटका में है, कासरकोड कर्नाटक, कप्पड़ ये भी केरल में है आपका, कोवलम तमिलनाडु में, ईडन आपका पुदुचेरी में है, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा, राधानगर स्वराज द्वीप ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, थुंडी और कदमत ये भी लेटेस्ट हैं जिनको शामिल किया गया है, जो दोनों लक्षद्वीप के समुद्र तट हैं। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा ब्लू फ्लैग सहित कुछ 5 कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। ब्लू फ्लैग समुद्र तट क्या है? एक तरह से विश्व के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इको लेबल के जो समुद्र तट होते हैं उनको ब्लू फ्लैग कहा जाता है। एक तरह से इनको ये भी माना जा सकता है कि ये विश्व के सबसे स्वच्छतम समुद्र तट होते हैं जिनको ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य ये रानीपुर बाघ अभ्यारण्य है, जिसको 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 53वां जो बाघ अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के रानीपुर, ठीक है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य जो कि आपका उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के पास में स्थित हैं और बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा का निर्माण ये दो इनके द्वारा किया जाता है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य का पूरा क्षेत्र कितना है? तो इसका 529.36 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्यों की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में 4 बाघ अभ्यारण्य हैं। सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का दुधवा था, इसको अधिसूचित किया गया था 2010 में और इसके बाद में दूसरा था अमनगढ़ क्षेत्र कार्बेट टाइगर रिजर्व, इसको 2012 में अधिसूचित किया गया है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसको 2014 में अधिसूचित किया गया था और वर्तमान में 2022 में रानीपुर टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया है जो कि चित्रकूट में है। भारत का पहला स्लैंडर लोरिस अभ्यारण्य ये जो है तमिलनाडु के करूर और डिंडीगुल जिलों में होगा। इसका विस्तार वहाँ पे जो है किया जाएगा और इसको कदावुर स्लैंडर लोरिस अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। स्लैंडर लोरिस क्या है? ये जो है छोटे निशाचर प्राइमेट होते हैं यानी नर वानर होते हैं, एक तरह से बंदरों जैसी दिखने वाली प्रजाति होती है जिसको स्लैंडर लोरिस कहा जाता है। मुख्य रूप से ये भारत और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। 25 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है, वजन लगभग इनका 275 ग्राम तक होता है। बहुत छोटे नरवानर होते हैं। स्लेंडर लोरिस की 2 प्रजातियां होती हैं, एक आपकी रेड स्लेंडर लोरिस और दूसरा है आपका ग्रे स्लेंडर लोरिस। दोनों के वैज्ञानिक नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेड स्लेंडर लोरिस का वैज्ञानिक नाम है आपका लोरिस टार्डिग्रेडस और ग्रे स्लेंडर लोरिस का नाम है आपका लोरिस लाइडेकैरियनस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड डाटा सूची में स्लेंडर लोरिस को लुप्त प्राय प्रजाति यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में इसको लिस्टेड किया गया है। IUCN द्वारा स्लेंडर लोरिस को संकटापन्न यानी नियर थ्रेटन्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। देश का पहला डोडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु सरकार द्वारा पाक की खाड़ी
में जो है इसकी स्थापना की अधिसूचना जारी की गई है। ये 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत होगा। इस रिजर्व का विस्तार तंजौर और पद्दुकोट्टई जिलों के तटीय जल तक होगा और डुडोंग विश्व में सबसे बड़े शाकाहारी स्तनपायी स्थलीय जीव होते हैं, जिनके लिए ये जो है संरक्षण रिजर्व बनाया जा रहा है। इनको दूसरा नाम दिया जाता है, जिसका नाम शायद आपने सुना भी होगा। इनको समुद्री गाय कहा जाता है, सी काऊ इनको कहा जाता है, और वैज्ञानिक नाम इनका डुगोंग डुगोन है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, इसकी स्थापना भारतीय थल सेना, रक्षा, भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा की गई है। और ये जो रडार बनाया गया है, ये किसी भी जो भी हिमस्खलन होता है, यानी बर्फ का जो भी एक तरह से कटना होता है या उसका एक तरह से स्खलन होता है, उसके ट्रिगर होने के 3 सेकंड के अंदर उसको डिटेक्ट किया जाएगा इसके द्वारा, रडार के द्वारा। यानी जब भी हिमस्खलन होगा उसके 3 सेकंड के अंदर अंदर ये उसको पहचान लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। और ये किसके माध्यम से पता लगाता है इनका? शॉर्ट माइक्रोवेव पल्सेस के द्वारा, सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से। तराई हाथी अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ये 33वां हाथी अभ्यारण्य है पूरे देश का, और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य होगा। इसकी जो क्षेत्रफल की बात करें, एरिया के 3072.36 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में फैला हुआ है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर, इन चारों जिलों के नाम आप याद रखेंगे। तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में, मेरी जन्मतिथि। यह उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य है। कौन सा? उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 744 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी स्थापना जो है 9 सितंबर 2009 को प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत में की गई थी। भारत में हाथी अभ्यारण्यों की सूची, ये पूरी सूची आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी है वो यहाँ से आप याद रखेंगे, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 3 हिमालयी पौधे IUCN की रेड डाटा सूची में शामिल हुए गए हैं। ये 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? मीजोट्रोपिस पैलेटा, फ्रेट्रोलोरिया सिरहोसा और डेक्टा एलोरिजा हतागिरिया, ठीक है। ये 3 प्रजातियां हैं। इनके सामान्य नाम भी हैं जिनको स्थानीय तौर पर, जैसे पहला वाला था आपका मीजोट्रोपिस पैलेटा, इसको सामान्य भाषा में पटवा कहा जाता है। ये एक सदाबहार झाड़ी होती है, उत्तराखंड का एक स्थानिक पौधा है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में इसको IUCN की सूची में शामिल किया गया है। फ्रिटलोरिया सिरोहोसा, इसको सामान्य रूप में कहा जाता है हिमालयी फ्रिटलरी, ठीक है। ये एक 12 मासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है और इसको IUCN की लाल सूची में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और डेक्टाइलोरिजा हतागिरिया को सामान्यतः सलाम पांजा के रूप में जाना जाता है। ये एक 12 मासी कंद की प्रजाति जो 12 महीने उगती है, ठीक है। और विशेष रूप से कहाँ पे पाई जाती है? ये हिंदू कुश, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र में। इसको IUCN की सूची में लुप्त प्राय या एंडेंजर्ड की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारत के 75 रामसर स्थल, 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई और इस विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस तरीके से भारत में जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में रामसर स्थलों की संख्या कुल बढ़कर के 75 हो गई है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एग्जाम के बिल्कुल कह सकते हैं दृष्टि से, कि जितने भी 75 रामसर स्थल हैं इंडिया में, उनका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र में आच्छादित हैं। 11 स्थलों में से तमिलनाडु में 4 हैं, उड़ीसा में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 2 हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रत्येक में 1-1 है, जो 11 अभी शामिल किए गए हैं। इसमें से सर्वाधिक स्थान कहाँ से लिए गए हैं? तमिलनाडु से, उड़ीसा से 3, जम्मू कश्मीर से 2 और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से 1-1 लिया गया है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि तमिलनाडु में, जैसे ओवरऑल की बात करें, भारत में 75 रामसर स्थल हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में 14 हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का अगर देखेंगे तो दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 10 है। 11 आर्द्रभूमि कौन कौन सी है उनको एक नज़र देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक तो तंपारा झील, ये आपका उड़ीसा के गंजाम जिले में है। हीराकुंड जलाशय आप जानते हैं, ये महानदी पर निर्मित है, हीराकुंड बांध, ठीक है, उड़ीसा में। और अंशुपा झील आपके उड़ीसा के कटक में है। उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी इसको माना जाता है, अंशुपा झील को। यशवंत सागर, ये इंदौर क्षेत्र मध्य प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये आपका
तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है। और वडुवुर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका तमिलनाडु के थिरुवरूर जिले में है, नीदामंगलम तालुक में। और आपका कांजीरंगुलम पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो ये आपका आपका महाराष्ट्र में है। हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व ये आपका जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में है। और शालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये नाम जो है वो कौन से हैं जो अभी रिसेंट में जो 11 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं, ये उनके नाम हैं। भारत में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 है, आपको पता है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो हैं आपके तमिलनाडु में, सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थलों की संख्या है वो 10 है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक नज़र डाल लीजिएगा उत्तर प्रदेश के इन जो रामसर स्थलों हैं इनके नामों पर। विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार उड़ीसा स्थित चिल्का झील में कुल 176 फिशिंग कैट हैं। फिशिंग कैट क्या है? ये जंगली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रियोनेलोरस विवेरिनस। ठीक है, भारत में ज़्यादातर सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में, हिमालय की तलहटी में, पश्चिमी घाट में ये पाई जाती हैं। और फिशिंग कैट को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की लाल सूची में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, याद रखेंगे। जंगली जीवों पर वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसम है, जिसको कहा जाता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसके अनुसार जो अनुच्छेद 4 है और अनुच्छेद 4 का परिशिष्ट 2 है उसमें इसको सूचीबद्ध किया है। भारत में फिशिंग कैट को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। 2012 में फिशिंग कैट को वेस्ट बंगाल सरकार ने अपना राजकीय पशु घोषित किया था। और फिशिंग कैट को चिल्का झील का दूत भी घोषित किया गया था 2020 में उड़ीसा सरकार के द्वारा। देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य 16 मई 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की थी। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य जो है ये आपका राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा जिलों में फैला हुआ है। पूरा क्षेत्र आपका इसको देखेंगे तो कितने क्षेत्र में ये विस्तृत है? ये 1501.89 स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत है। राजस्थान में कुल बाघ अभ्यारण्यों की संख्या है 4। ठीक है, इससे पहले 3 थे। 2013 में जो है लास्ट वाला स्थापित किया गया था मुकंदरा हिल्स। 2022 में चौथा रामगढ़ विषधारी वाला ये ऐड कर दिया गया, तो इनकी संख्या 4 हो गई है। सबसे पहला रणथंभौर था जिसको 2007 में अधिसूचित किया गया था, और सरिस्का इसको भी 2007 में अधिसूचित किया गया था। सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, और दोनों ही स्टेट्स में इनकी संख्या 6 है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम में, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। ये पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हो गई। इसके बाद में बात करते हैं रक्षा विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों पर। सबसे पहला है कि 21 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी पोत जिसका नाम है INS एंड्रोथ, ये कोलकाता में हुगली नदी में इसको लॉन्च किया गया है। पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट अर्नाला जिसका नाम था, इसका जलावतरण 20 दिसंबर 2022 को चेन्नई तट पर किया गया था। और दोनों की बात करें, जैसे INS एंड्रोथ जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसके साथ साथ INS अर्नाला, दोनों की लंबाई जो है 77.6 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर है, सेम है दोनों। और अधिकतम गति इन दोनों की 25 समुद्री मील है, और ये 900 टन की विस्थापन क्षमता से जो है लैस हैं। INS वागीर को नौसेना में शामिल किया गया है। 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी यानी कलवरी श्रेणी की 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी जिसका नाम है INS वागीर, इसको मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS वागीर जो है ये पश्चिमी नौसेना कमान पनडुब्बी बेड़े का भाग बनेगी। और इसके अलावा इसका जो नामकरण किया गया है INS वागीर, ये हिंद महासागर के गहरे क्षेत्र में पाई जाने वाली एक परबच्ची सैंड शार्क के नाम पर किया गया है। इस पनडुब्बी का जो मोटो है, एक तरह से कह सकते हैं, जो इसका वाक्य होता है, ध्येय वाक्य जो है उसका नाम, ध्येय वाक्य जो है वो है आपका साहस, शौर्य और समर्पण। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी का नाम था INS कलवरी, जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और इसी यानी कि स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी जो पनडुब्बी थी उसका नाम था INS खंदेरी, इसको 2019 में शामिल किया गया था। तीसरी पनडुब्बी का नाम था INS करंज, और चौथी पनडुब्बी का नाम था INS वेला। इन दोनों को ही इन दोनों को ही 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
स्कॉर्पियन स्टडी की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर वर्तमान में परीक्षण के चरण में है। ये अभी जो है लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है और इसका विकास जो किया गया है वो स्टार्टअप आईजी ड्रोन के द्वारा किया गया है। स्काई हॉक ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने और ऊर्ध्वाधर लैंड करने में भी सक्षम है। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है हाल ही में 15 जून 2022 को, ठीक है। और ये जो है एक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और कहाँ से इसका परीक्षण किया गया? चांदीपुर उड़ीसा से। पृथ्वी 2 मिसाइल का पहला परीक्षण 27 जनवरी 1996 को किया गया था। ये भी जो है स्मरणीय तथ्य है आपका। लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज लगभग कितनी होती है? 1000 किलोमीटर या उससे कम होती है। आईएनएस मोरमुगाओ भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है और इसका जो नामकरण किया गया है, ये गोवा में एक जो है आपका बंदरगाह है, पोर्ट है मोरमुगाओ, उसी के नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया है। मोरमुगाओ D67 इसका पूरा नाम है। और आईएनएस मोरमुगाओ परियोजना 15B के तहत निर्मित दूसरा युद्धपोत है। P-15B के तहत निर्मित किए गए 4 पोतों का विवरण अगर देखेंगे तो आप ये हैं। सबसे पहला इसके द्वारा जो निर्मित किया गया था P-15B के द्वारा, तो ये था आईएनएस विशाखापत्तनम और दूसरा था आईएनएस मोरमुगाओ और तीसरा है इम्फाल और चौथा है सूरत। ये जो इनका निर्माण किया गया है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था, ठीक है, MDL के द्वारा किया गया है। नौसेना में शामिल हुए थे ये। जैसे आईएनएस विशाखापत्तनम की बात करें तो 21 नवंबर 2021 को और आईएनएस मोरमुगाओ अभी रिसेंट में 18 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में इसको शामिल किया गया है। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। 3 अक्टूबर 2022 को इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। नाम इसका आप याद रखेंगे, प्रचंड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रचंड है क्या? तो ये एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डिजाइन किया गया है, इसी के द्वारा इसका विकास किया गया है। ये पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसकी रेंज है 550 किलोमीटर्स। LCH को पहले ऐसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर होने का गौरव प्राप्त है जिसने 500 किलोग्राम वजन के साथ में समुद्र तल से 4700 मीटर की ऊंचाई पर सियाचिन में फॉरवर्ड बेस पर लैंड करने में सफलता प्राप्त की थी। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण हुआ 21 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। ये कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का एक अत्याधुनिक संस्करण है और ये एक द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन 23 से लेकर के 25 टन होता है। आईएनएस तारागिरी का जलावतरण किया गया 11 सितंबर 2022 को, यानी जल में ये उतार दी गई। और कहाँ पे? मुंबई में। इसका नाम उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस कह सकते हैं आईएनएस का नाम उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर किया गया है, तो आईएनएस तारागिरी। P-17A के तहत पोतों की सूची जिनका जलावतरण किया जा चुका है, तो नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, इनका निर्माता MDL है और इनका जो जलावतरण किया गया था, मतलब ये लॉन्च की गए थे वाटर में, समुद्र में लॉन्च किया गया था इनको, तो 2019 में नीलगिरी को, 2022 में उदयगिरी को और 11 सितंबर 2022 को तारागिरी को। हिमगिरी और दूनागिरी, इनका निर्माण GRSE के द्वारा किया गया है। इनमें से हिमगिरी को 2020 में और दूनागिरी को 2022 में लॉन्च किया गया था। आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बना है। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना की अपनी संस्था वारशिप डिजाइन ब्यूरो, इसके द्वारा इसका तैयार किया गया है। और इसका निर्माण की बात करें तो पत्तन पोत परिवर्तन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसका नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। डिजाइन वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया। आईएनएस विक्रांत के निर्माण में DMR ग्रेड के विशिष्ट स्टील का उपयोग किया गया है, जिसकी सप्लाई किसने करी थी? सेल के द्वारा की गई थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इस पोत का ध्येय वाक्य क्या है? जयेम समः युद्धि स्पृधः, यानी अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, ये इसका ध्યેय वाक्य है। आईएनएस विक्रांत भारत के सामुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है। आईएनएस सिंधु ध्वज, ये जो है रिटायर्ड कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे जून 1987 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। ये एकमात्र पनडुब्बी थी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नवाचार के लिए CNS रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। इस श्रेणी की एक और अन्य पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर वर्ष 2020 में जो है म्यांमार को ट्रांसफर कर दी गई है, म्यांमार को उसको दे दिया गया है। वरुण क्या है? वरुण भारत का पहला यात्री ड्रोन है। इसको पुणे महाराष्ट्र स्थित एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, उसने नौसेना के DSR एवं नेवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल के साथ मिलकर के विकसित किया है। ये एक पायलट रहित ड्रोन है, इसमें कोई भी पायलट नहीं होगा और
ड्रोन से संबंधित कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ से देख लेते हैं। मार्च 2022 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। इसके साथ ही अन्य 4 स्थानों पर भी ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। वो 4 स्थान कौन-कौन से हैं? मध्य प्रदेश का भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। मई 2022 में भारतीय डाक विभाग द्वारा पहली बार गुजरात के कच्छ जिले में एक ड्रोन का उपयोग किसके लिए किया गया? पार्सल को भेजने के लिए किया गया। अग्नि 4 का सफल परीक्षण 6 जून 2022 को ओडिशा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व में इसको व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, इसने नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का यहाँ से सफल परीक्षण किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है। 4000 किलोमीटर तक यह किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया है। दोनों ही युद्धपोतों ने अपने सेवा काल में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और वर्ष 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित कई नौसैनिक अभियानों में हिस्सा लिया था। आईएनएस गोमती को भी सेवा मुक्त कर दिया है। 34 वर्षों तक इसने इंडियन नेवी में अपनी सेवा दी थी और मुंबई के एक समारोह में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। गौरतलब है गोदावरी श्रेणी के अन्य 2 पोत जिनका नाम है आईएनएस गोदावरी और आईएनएस गंगा, इनको 23 दिसंबर 2015 और 22 मार्च 2018 को सेवा मुक्त किया गया। गोदावरी श्रेणी के तीनों पोतों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया था। आईएनएस गोमती ने कई अभियानों में भी भाग लिया, जिसमें से 1988 का ऑपरेशन कैक्टस, वर्ष 2001-2 का ऑपरेशन पराक्रम और 2004-5 का ऑपरेशन रेनबो। इन तीनों में जो है आईएनएस गोमती ने भाग लिया था। अब यहाँ से देखते हैं प्रमुख युद्ध अभ्यास, ठीक है। और युद्ध अभ्यासों में विशेष रूप से आप उन अभ्यासों पर फोकस करें जो जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से जैसे देखेंगे कोबरा वॉरियर, ये 6 से 24 मार्च 2023 को हुआ। ये एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है, इसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था और ये वायुसेना से जुड़ा हुआ है। विशेषता क्या है कि ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरफोर्स बेस पर इसको आयोजित किया गया था। दूसरा है बोल्ड कुरुक्षेत्र, 6 से 13 मार्च 2023 तक ये हुआ भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के बीच में। ट्रोपेक्स 2023 की बात करेंगे तो ये भारतीय नौसेना का जो है एक तरफा युद्धाभ्यास है और भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास भी इसको माना जाता है। डेजर्ट फ्लैग ये 27 फरवरी से लेकर के 27 मार्च 2023 तक जो है आयोजित किया गया। ये भी एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। काफ़ी सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके बाद आता है कटलेस एक्सप्रेस, 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास के रूप में इसको आयोजित किया गया। इसका अन्य नाम है IMX CE-23। अभ्यास डस्टलिक जो है ये फरवरी मार्च 2023 में हुआ। ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये इसका जो है चौथा संस्करण था डस्टलिक का। और कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। धर्म गार्जियन और गार्जियन से जुड़े हुए जितने भी आए समझ लीजिएगा जो है इस लिस्ट में भारत और जापान के बीच के युद्धाभ्यास हैं। धर्म गार्जियन 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच में हुआ था और ये भी इसका चौथा संस्करण है, जापान में ये आयोजित हुआ। अभ्यास कॉन्कॉर्ड ये भारतीय नौसेना और रॉयल ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में आयोजित हुआ था और अरब सागर में इसे कॉन्कॉर्ड तट पर आयोजित किया गया। शिन्यू मैत्री ये भारत और जापान का है। अभ्यास इम्फैक्स जो है ये भारत का ही है, लेकिन भारत की तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास है, थल, जल और वायुसेना। सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास है, 2 साल के अंतराल पर इसको जो आयोजित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसको पहली बार आयोजित किया गया। सूर्य किरण 16वां जो युद्धाभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और ये नेपाल में एक स्थान है सालझंडी, वहाँ पर इसका 16वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है। काजिंद जो है ये आपका भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है और ये मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ। इसके बाद में हरिमऊ शक्ति है भारत और मलेशिया का, ये मलेशिया के क्वालांग स्थित पुलाई में आयोजित हुआ। और नशीम अल बहर ये भारत और ओमान का है, ये ओमान में आयोजित हुआ। गरुण शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया का है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे टाइगर ट्रम्प ये भारत और अमेरिका का है। अब यहाँ से देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चीज़ों को। उत्तर प्रदेश से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से एक चीज़ आप याद रखिएगा। हालांकि अब तक हमने इस मैगज़ीन का लगभग 75% हिस्सा कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है इस वीडियो के साथ में। और बीच बीच में जितने भी रिपोर्ट्स आए थे, इंडेक्स आए थे, जो भी जानकारी आई थी, उसमें भारत के साथ साथ यूपी से जुड़ी हुई चीज़ें भी हमने कवर करी हैं।
अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैगज़ीन में रिपीट कर दी गई हैं, तो मैं आपको बताते चलूँगा कि ये चीज़ें उनको मैं यहाँ से स्किप कर दूँगा, और आपको भी, अगर आपने देखी होंगी सारी वीडियोज़ जो कि 3-4 पार्ट मैंने आपको यहाँ से दिए हैं, तो आपको भी पता होगा कौन-कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ पे हुआ है इसका? लखनऊ में। स्कूल चलो अभियान 2023 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, और विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान भी यहाँ से इसके साथ-साथ स्टार्ट किया गया है। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा सिखाने के गुण सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। और उत्तर प्रदेश में जो स्कूल चलो अभियान है, इसका जो है स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1 जुलाई 2017 से इसको स्टार्ट किया गया था। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 ये लखनऊ में आयोजित की गई। इसमें विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस बलों की 32 टीमों के 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। रेशम कृषि मेला, ये गोरखपुर में इसका शुभारंभ किया गया। गोरखपुर मंडल में 7 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। शहतूती रेशम जो है ये गोरखपुर में इसका प्रोडक्शन होता है मेनली, और एरी रेशम जो है ये कानपुर में इसका प्रोडक्शन होता है। टसर रेशम का जो है ये आपका सोनभद्र में इसका प्रोडक्शन होता है। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 ये आपका वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया। ये किसके अवसर पर किया गया? विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अवसर पर इसका आयोजन किया गया, और विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का जो थीम है वो है, हाँ हम टीबी को या क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। इस थीम के साथ में जो है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार इनका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री ये आपकी कहाँ पे स्थापित की गई है? ये हरदोई ज़िले में, ठीक है, संडीला, हरदोई ज़िले के संडीला नामक स्थान पर जो है ये स्थापित की गई है। और ये किस समूह की पेंट फैक्ट्री है? तो ये बर्जर समूह की पेंट फैक्ट्री है, बर्जर समूह की, ठीक है। ये बर्जर समूह की पेंट फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 मार्च 2023 में इसको मंजूरी प्रदान की गई है। खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में इस नीति में खिलाड़ियों को क्लासीफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। खेल योजनाओं के सभी एथलीट, चाहे कोच हों, चाहे आपका खेल विज्ञान कर्मचारी हों, उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा जो है उसको प्रदान किया जाएगा। हेल्थ बीमा से इनको कवर किया जाएगा। पर डॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम, ये किससे रिलेटेड है? सिंचाई से जुड़ा हुआ है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए 5 वर्षों की अवधि, यानी 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक, ठीक है, अतिरिक्त राज्य सहायता दिए जाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। कालिंजर महोत्सव 2023 ये बांदा जिले में इसका शुभारंभ किया गया। इसको राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा भी की गई। इमलिया कोडर गांव, ये क्यों सुर्खियों में है? बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय, थारू जनजाति संग्रहालय यहाँ पे बनाया गया है। कहाँ पर? इमलिया कोडर गांव में। VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। इस सेंटर के द्वारा प्रारंभ में कुछ ही देश हैं जिनके वीज़ा से जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज हैं वो यहाँ से दी जाएंगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, ठीक है, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब। यहाँ की यात्रा करने वाले जितने भी यात्री होंगे उनसे संबंधित सेवाएं जो है लखनऊ से प्रदान की जाएंगी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 2 फरवरी 2023 को जो है ये प्रख्यापित की गई है। ये आने वाले 5 वर्षों तक, या जब तक कोई नई नीति नहीं आ जाती है तब तक पूरे देश में प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य पर किए गए व्यय का लगभग 35% जो पूंजीगत अनुदान है वो दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रहेगी 5 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 5 वर्ष 347 दिन से इस पद पर आसीन है। इससे पहले सर्वाधिक अवधि तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था डॉक्टर संपूर्णानंद ने, जो 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। श्रेयस हरीश, ये क्यों सुर्खियों में है? 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। ये बेंगलोर के निवासी हैं और विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। क्लासनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल,
ये जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। ये भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास जो किया गया था वो 2019 में किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अब इनमें क्या हो गया है, इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन जो है वो AK-203 का स्टार्ट हो गया है। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी से जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं। यूपी की जो अयोध्या दीपोत्सव विषय पर झांकी थी उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और गणतंत्र दिवस परेड 2022 में बात करें तो उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई और काशी विश्वनाथ धाम विश्व पर आधारित झांकी थी, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता और प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है, मेघना सिंह क्रिकेट से, इसके अलावा दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेट से हैं, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी रजत पदक इन्होंने जीता था। इन सभी ने, चाहे वो प्रियंका गोस्वामी हो, मेघना सिंह, दीप्ति शर्मा, ललित कुमार उपाध्याय, इन्होंने सभी ने रजत पदक जीता था, इनको सम्मानित किया गया है। और जबकि अन्नू रानी जो कि एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं, दिव्या काकरान कुश्ती, विजय कुमार यादव जूडो, वंदना कटारिया हॉकी, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में कुल 56 पदक जीते, जिसमें से स्वर्ण पदकों की संख्या 20 थी, 18 रजत थे, 18 कांस्य पदक थे। पदक तालिका में बात करें तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश जो है 8th रैंक पर रहा था। राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 2023 के पद्म पुरस्कारों में देखते हैं, पद्म विभूषण जो है मिला था मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत। पद्मश्री राधाचरण गुप्ता को मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, दिलशाद उनैन को कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उमाशंकर पांडे को सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ जो है पद्मश्री दिया गया है, मनोरंजन साहू को चिकित्सा के क्षेत्र में, ऋत्विक सान्याल को कला और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स या कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम 28 जनवरी 2023 को जो है इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज जो होते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मड़ुआ, ये सारी चीज़ें जो है मिलेट्स में आती हैं। और हाल ही में एक चीज़ और इससे जुड़ी मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि मिलेट्स को आपसे श्री अन्न के रूप में जो है इनको नामांकित किया गया है, इनका नाम जो है लिया गया है। और इसके साथ साथ 2023 को श्री अन्न कह सकते हैं वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इस नवीन योजना को वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी 5 वर्षों की अवधि में इस पर जो व्यय किया जाएगा लगभग 186 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। और देश के जितने भी 75 जिले हैं, प्रदेश के जितने भी 75 जिले हैं उन सभी में इसको क्रियान्वित किया जाएगा। थोड़ा इतनी देर से बोल रहा हूँ, कभी कभी जुबान लड़खड़ा जाती है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22। लक्ष्मण पुरस्कार 2021 दोनों ही पुरस्कारों को 2020-21 और 21-22 के संदर्भ में यहाँ पर देखेंगे हम। तो वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहले देखते हैं 2021 के रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। तो यहाँ पर नेहा कश्यप वुशु और ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल में ये पुरस्कार दिया गया है। लक्ष्मण पुरस्कार की बात करें 2020-21 के, तो राहुल सिंह हॉकी वेटरन वर्ग में और मोहित यादव कुश्ती और जनार्दन सिंह यादव को कुश्ती वेटरन वर्ग में जो है लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 दिए गए हैं। अब 21-22 के संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार देखते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये 2021-22 के संदर्भ में ही देखेंगे, 20-21 नहीं पूछा जाएगा, 2021-22 के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिला है तरुणा शर्मा को जूडो वेटरन वर्ग में और मनीषा भाटी को वुशु में मिला है। लक्ष्मण पुरस्कारों की बात करें तो मोहम्मद आरिफ को हॉकी और राधेश्याम सिंह को एथलेटिक्स, सुहास एलवाई को बैडमिंटन दिव्यांगजन वर्ग में और दीपेंद्र सिंह को निशानेबाजी दिव्यांगजन वर्ग में और विवेक चिकारा को पैरा तीरंदाजी के इसलिए जो है आपका लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया है। रन फॉर G20 वॉकाथन 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी में रन फॉर G20 वॉकाथन का आयोजन किया गया। आपको पता होना चाहिए कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, G20 सम्मेलन से जुड़ी हुई 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी और इन बैठकों का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जिलों में किया जाएगा। आरोहिली
पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया है। इसके बाद में छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का जो है लखनऊ में शुभारंभ लखनऊ में किया गया और इसका जो मुख्य विषय था वो था निवेश और रोजगार। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन जो है 2018 में किया गया था और आपको पता होना चाहिए कि 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी 1950 को जब यूपी का नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस, उसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसी वजह से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 इसको देखते हैं। 18 जनवरी 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा 2021 से किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्लेटिनम इनकी बात करते हैं। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया गया। जो प्लेटिन अवार्ड था वो सौंपा। माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर एज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। जिला जेल बुलंदशहर को ईट राइट कैंपस टैग के साथ में 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है दिसंबर 2022 में और ये सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। सितंबर 2022 में फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी। 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 19 से 26 दिसंबर 2022 के बीच में तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में इसका आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश ने पदक तालिका में कुल 3 पदक जीत करके 9वां स्थान हासिल किया। ये तीनों पदक जो यूपी ने जीते थे वो तीनों के तीनों कांस्य पदक थे। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार ने प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजौर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनी है। ये मिर्जापुर जिले की रहने वाली हैं। ये सानिया मिर्जा, आप टेनिस स्टार को मत समझिएगा, ये अलग हैं सानिया मिर्जा। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग जो है गठित किया गया है। 5 सदस्यीय आयोग है जो 28 दिसंबर 2022 को गठित किया गया। अध्यक्ष कौन है इसके विशेष है, इसको याद रखेंगे कि अभी भी इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेपर भी इसी टाइम पे हो रहा है, तो पेपर अब तक आपका सेट हो चुका होगा बन के। तो इस टाइम पर जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं आयोग के वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह हैं। इसके अलावा इसके 4 अन्य सदस्य हैं जिनमें चोप सिंह वर्मा ये पूर्व आईएएस हैं, महेंद्र कुमार ये भी पूर्व आईएएस हैं, संतोष कुमार विश्वकर्मा ये पूर्व अपर विधि परामर्शी हैं और ब्रजेश कुमार सोनी ये पूर्व अपर विधि परामर्शी और अपर जिला जज रहे हैं। इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति इसका 63वां सत्र जो है 18-19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति के बारे में बात करते हैं। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। ये आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका जो 2022 की नीति है इसका उद्देश्य है सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन करना। इसके साथ साथ जो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा है उसका उन्नयन करना, सुधार करना और लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में प्राइवेट निवेश को आकर्षित करना। इसके अलावा स्मार्ट लॉजिस्टिक्स कार्य प्रणालियों की स्थापना करना। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत जो है वो की गई है। इस योजना में शामिल करने के लिए 10 जिलों के जो खेल थे उनमें चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मथुरा में जूडो था पहले, उसके स्थान पर कुश्ती जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के तहत चुना गया है। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर यहाँ पर बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स को लिया गया है। श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी को लिया गया है। और यहाँ से देखेंगे तो झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी यहाँ पर बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी को लिया गया है और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल को लिया गया है। तो इनको आप देख लेंगे, यहाँ से याद करेंगे। और ये जो है खेलों से संबंधित ज़िले
ये सभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे हो जाएंगे। ये आपको एक तरह से थोड़ा सा इनको देख लेना है कि जैसे कुश्ती है तो कुश्ती मतलब किन जिलों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के तहत चुनी गई है, तो वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। ऐसी एथलेटिक्स खास करके हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं, ज़िले हैं, आगरा वगैरह के आसपास के, तो जैसे आप देखेंगे मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, ये जो है एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। और हॉकी जो है प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, ये जो है हॉकी इनमें वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के तहत जो है चुना गया है। आगरा और कानपुर के लिए टेबल टेनिस जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के तहत काम करेगा। बैडमिंटन जो है अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर के लिए, मिर्ज़ापुर और बिजनौर के लिए वेट लिफ्टिंग, बुलंदशहर और कुशीनगर के लिए बॉक्सिंग, सोनभद्र और ललितपुर के लिए तीरंदाजी, हाथरस के लिए फुटबॉल, पीलीभीत के लिए तैराकी, बांदा के लिए शूटिंग और कन्नौज के लिए कबड्डी और प्रयागराज के लिए लॉन टेनिस को वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के तहत चुना गया है। 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया 1 दिसंबर 2022 से। ये 3 हवाई अड्डों में कौन-कौन से हवाई अड्डे हैं? नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर हवाई अड्डा। पहले चरण में डिजी यात्रा 7 हवाई अड्डों पर स्टार्ट की जाएगी, जिसमें से 3 पर शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर, यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है। और वर्ष 2023 के अंत तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा, जो बचे हुए 4 हवाई अड्डे हैं, उन पर भी ये जो सुविधा है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। मातृ मृत्यु अनुपात देखते हैं। 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है और उत्तर प्रदेश को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया है। यूपी के संदर्भ में देखेंगे 2018-20 के आंकड़े हैं, मातृ मृत्यु अनुपात 167 है और मातृ मृत्यु दर 14.3 है। 41वां रामायण मेला जो है 27 नवंबर 2022 को अयोध्या में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत वैसे कब हुई थी? तो 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने इसकी शुरुआत की थी। अब ये जो है प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर हम जाएंगे नहीं, ठीक है। ये पहले ही आपको बताया जा चुका है, जो पिछली क्लासेस थी उसमें दिया गया था, क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ मामला है तो उसको फिर दोबारा से यहाँ पर दे दिया गया है। इधर से ये जो है आपका मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा परियोजना, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार। यूनेस्को, अब मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ पता है क्या? आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि यूपी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो फिर दोबारा से इनको रिपीट कर दिया गया है मैगजीन में। आपके पास मैगजीन होगी, उसमें आप देख सकते हैं। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन, इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 तक जो है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया। ये एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों, भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीकी साझेदारियों को एक मंच पर लाने का काम करता है। काशी तमिल संगमम, 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। और इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पुस्तक जिसका नाम है तिरुक्कुरल, इसका 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ में विमोचन किया। 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए काशी तमिल संगमम नामक एक्सप्रेस जो है नई ट्रेन सेवा की घोषणा की है। पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022, ये वाराणसी में आयोजित किया गया 11-12 नवंबर 2022 को। इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट को लॉन्च किया। अब जो ये आ गई आपकी, देखिए QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति को भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पहले ही आ चुकी हैं। पर्यटन नीति भी पहले ही आप पढ़ चुके हैं। और आपकी जो है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा, ये नवंबर 2022 में 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है। ये देखिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति, इसको भी पहले डिस्कस किया जा चुका है, तो ये भी जो है ज़रूरी नहीं है। 7वां भारत जल सप्ताह, ये आपका 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया था। थीम क्या था इसका? टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इस कार्यक्रम के डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड जो है भागीदार देश थे। जो मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो चीज़ें मैंने स्किप करी हैं, छोड़ी हैं, मैं ऐसे ही स्किप नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होंगी, चारों जो पिछली 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें पहले ही आप डिस्कस कर चुके हैं। सभी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स हैं, उनको हम देख चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के जो पहले ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा और मेरा भी,
ठीक है, तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हैं पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें हम पहले ही जो है इस पर चर्चा की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022, ये जो है इसको हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है 5 वर्षों के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा राज्य में दूध पर आधारित जितने भी उद्योग हैं उनकी स्थापना को प्रोत्साहित करना। ये नीति अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। योट्टा डाटा सेंटर 31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर का जो है लोकार्पण किया है। ये डेटा सेंटर हीरन अंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन 27 अक्टूबर 2022 को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थोरेसिक सर्जरी विभाग और आपका वैस्कुलर सर्जरी विभाग और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। इस मशीन से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में प्रारंभिक दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को इन्फेक्शन को समाप्त किया जा सकता है। दीपोत्सव 2022 सष्टम 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की पौड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया और इस दीपोत्सव में 15.76 लाख दीप जला करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखने योग्य है कि सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन हुआ है। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य, ये अभी हमने डिस्कस किया है, ये दोबारा से आ गया है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसको देखते हैं यूफीलेक्स 2022। 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी, जिसका नाम है यूफीलेक्स 2022, इसका उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था, विषय क्या था? भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? ये बारबरा मैटकॉफ को दिया गया है। ये अमेरिकी इतिहासकार हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 14 अक्टूबर 2022 को इसका 7वां एडिशन जारी किया गया। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार किया है और 0.5201 के स्कोर के साथ में 12वां स्थान हासिल किया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को अंतिम यानी 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। 3 विषयों के तहत उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन भी देख लेते हैं अलग अलग विषयों में, यानी आर्थिक न्याय में इसकी ओवरऑल रैंकिंग 11वीं है, राजनीतिक न्याय के मामले में 5वीं रैंक है और सामाजिक न्याय के मामले में उत्तर प्रदेश की 13वीं रैंक है। ओवरऑल रैंकिंग इसकी 12वीं है। लीड्स 2022 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट के चौथे संस्करण को जारी किया। इसमें उत्तर प्रदेश को स्थल रुद्र राज्य में वर्गीकृत किया गया है। इसके साथ ही इसको अचीवर्स की श्रेणी में भी रखा गया। ये लीड्स 2022 को भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये भी पहले डिस्कस की जा चुकी है आपकी इलेक्ट्रिक वाहन नीति। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 13 अक्टूबर 2022 को इसको मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के तहत वस्त्र और परिधान इकाइयों को प्लांट और मशीनरी की खरीद पर किए गए निवेश पर 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को देखें तो इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मर्यादा मूर्ति, ये भी आप देख चुके हैं पहले ही, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, ठीक है। इसका जो है अनावरण किया गया है आपका अयोध्या में। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं। 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया था। वर्तमान में ये मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे और इसके साथ साथ 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी और ये 3 बार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें वर्ष 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिडिस्ट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2022 के बीच में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन जो है वो किया गया और इसमें उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक हासिल किए और जिसमें गोल्ड थे आपके 20, रजत थे 18, कांस्य थे 18। ओवरऑल रैंकिंग यूपी की रही पदक प्राप्त करने में 8वीं। उत्तर प्रदेश के रामबाबू जो कि एक एथलीट थे, इन्होंने 35 किलोमीटर की चाल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। रामबाबू ने 2 घंटे 36 मिनट 34 सेकंड में पैदल चाल पूरा करके यह रिकॉर्ड कायम किया। इसके अलावा मेरठ की पारुल चौधरी 2 गोल्ड जीतने में सफल रहीं और उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं वो एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में जीते हैं। ओवरऑल इन्होंने 16 पदक जीते हैं जिसमें से 9 गोल्ड मेडल हैं।
भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर 2022 के बीच में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आयोजित किया गया। मिशन निरामया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एसजीपीजीआई लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2022 को किया। और ये शुरू क्यों किया गया है? स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की क्वालिटी में बदलाव लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, निरामया मिशन को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा शहरी सर्वेक्षण को भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है क्योंकि पहले ही इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के लिए 2021 में 5 सबसे ज़्यादा पसंद वाले स्थानों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरा का किला जो है शामिल है। विदेशी पर्यटकों के लिए 5 सबसे ज़्यादा पसंदीदा पर्यटक स्थलों में उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल और आगरा का किला शामिल है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में 4.24% विदेशी पर्यटक आए, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। और 2021 में उत्तर प्रदेश में 16.19% घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ। ठीक है, तो विदेशी पर्यटक कितने आए यूपी में? 4.24। जितने भी विदेशी पर्यटक ओवरऑल इंडिया में आते हैं उसमें से 4.24 ये जो है यूपी में आए। और घरेलू पर्यटकों में बात की जाए तो 16.19% घरेलू पर्यटक आए जो अदर स्टेट से जो है भारत में उत्तर प्रदेश में जो है आए हैं। राज्य परिवर्तन आयोग 27 सितंबर 2022 को जो है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसके स्थान पर नया संस्था राज्य परिवर्तन आयोग इसके सृजन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। और मुख्यमंत्री जो हैं इस परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 27 सितंबर 2022 को इसको मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 ये 23 से 24 सितंबर 2022 तक लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 के बारे में बात करते हैं। इसमें अब क्या जो है संशोधन किया गया है कि कोई भी जैसे रेप का आरोपी होता है तो उसको पहले जमानत मिल जाती थी, अब इसके तहत किसी को भी जमानत नहीं मिलेगी। और इसके तहत न केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध कोई भी हो, इसके अलावा बदसलूकी से जुड़ा हुआ कोई मामला हो या फिर कह सकते हैं यौन से जुड़े हुए कोई अपशब्द हों या गाली वगैरह जो आप दी जाती हैं महिलाएं या पुरुषों किसी को भी, उसके मामले में अग्रिम जमानत जो है पहले दे दी जाती थी, अब वो नहीं मिलेगी। ये ठीक है, ये सही हुआ है थोड़ा सा। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अशोधित जन्म दर कुल 25.1 है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 26.1 है और शहरी क्षेत्र में 22.1 इसको दर्ज किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो कुल ओवरऑल देखा जाए तो ये 6.5 है, ग्रामीण क्षेत्र में 6.8 है, शहरी क्षेत्र में 5.5 इसको दर्ज किया गया है। इसके साथ ही राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 905 अंक दर्ज किया गया है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 16 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 501 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया और 199 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सहयोग मोबाइल ऐप तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ये 2 मोबाइल ऐप हैं, याद रखेंगे, बाल पिटारा और सहयोग। ठीक है, ये आंगनवाड़ी केंद्रों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आकांक्षात्मक जिलों में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दूरभाष पर गतिविधियों पर आधारित सीखने सिखाने की प्रणाली दुलार कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र ये आपका औरैया जिले के दिबियापुर में NTPC द्वारा स्थापित किया गया है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की बात करते हैं। 12 से 15 सितंबर 2022 तक गौतम बुद्ध नगर जिले में एक्सपो मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया। ये भारत में 48 वर्ष बाद आयोजित किया गया है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड के विषय पर केंद्रित थी, यानी इसका ये थीम था, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 से 10 सितंबर 2022 को गुवाहाटी असम में आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश जो है पदक तालिका में 9वां स्थान इसने हासिल किया। कुल 4 पदक उत्तर प्रदेश को मिले, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य पदक थे।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की बात करें तो देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसमें देश भर से 46 टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें यूपी से एकमात्र शिक्षक हैं खुर्शीद अहमद। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 ये अगस्त 2022 में रजा फाउंडेशन ने प्रयागराज के लेखक सौम्य मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जो है प्रदान किया था। और इनको जो पुरस्कार दिया गया है ये उनकी कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह उसके लिए दिया गया है। रवि किशन शुक्ला को, जो कि एक अभिनेता हैं, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड, इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और इसका जो निर्णय लिया गया है 16 अगस्त 2022 को लिया गया है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क ये लखनऊ जिले में है और 16 अगस्त 2022 को इसकी स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। रूपल चौधरी चर्चा में रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की एथलीट हैं और वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं रूपल चौधरी। रूपल विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कोई भी पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। इससे पहले इस स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल जीता था 2018 में हिमा दास ने जीता था। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये जो है उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में इसका शिलान्यास किया गया था 8 अगस्त 2022 को। और ये जो क्वेश्चन है ना फ्लिपकार्ट वाला, ये आप याद रखिएगा, 99% चांस है ये क्वेश्चन आपको 14 मई को मिलेगा पेपर में। फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के बीच में समझौता हुआ है 7 अगस्त 2022 को। ये समझौता ज्ञापन के तहत बनारसी साड़ी, हस्तनिर्मित कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, हस्तनिर्मित दरी जैसे जो भी प्रतिष्ठित उत्पाद हैं उनको फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये वाराणसी और फ्लिपकार्ट के बीच में समझौता हुआ है। अन्नू रानी ये भी जो है हाल ही में चर्चाओं में रही हैं। 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 60 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर जो है कांस्य पदक जीता है। और ये जो है कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो भाला फेंक में जो है किसी भी महिला ने ये उपलब्धि पहले हासिल नहीं की है। गगन कुमार पासवान ये भी चर्चा में रहे हैं। ये गौतम बुद्ध नगर में तैनात पुलिस कांस्टेबल हैं। नेदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। गगन ने ये पदक बैडमिंटन की पुरुष युगल 30+ एज वाली जो कैटेगरी होती है उसमें भारतीय मूल के ही सुनील दहिया, ठीक है, ये हैं न्यूजीलैंड पुलिस में कार्यरत हैं सुनील दहिया, इनके साथ में संयुक्त रूप से यह जो है पदक जीता है 28 जुलाई 2022 को। भारत नवाचार सूचकांक, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इस पर भी बात हो चुकी है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 ये भी पहले डिस्कस की जा चुकी है, तो इनमें कोई आपको दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले ही आपने देख रखा है और मैंने इसको भी पहले ही बता दिया है और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर मैंने बता दिया है कि ये चीज़ें हाईलाइट कर लीजिए। तो ये पहली वीडियो में क्लियर हो चुकी हैं चीज़ें, इन पर दोबारा से समय व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 ये 4 से 7 जुलाई 2022 तक लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मोस्ट प्रोबेबली 14 मई को दिख सकता है पेपर में। उत्तर प्रदेश में आमों की जो टैगिंग करी जाएगी वो काकोरी ब्रांड के रूप में की जा रही है, ये याद रखेंगे। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जो है 5 जुलाई 2022 को राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश ने 0.797 स्कोर के साथ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में समझौता हुआ है 30 वर्षों की अवधि के लिए। इसमें क्या है कि 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए संचालन और प्रबंधन समझौता हस्ताक्षर किया गया है। इन 5 हवाई अड्डों में अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती में स्थित हवाई अड्डे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क ये लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कैसरबाग कोतवाली में खोला गया है और इस सेल का उद्देश्य है जो भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनकी शिकायतों की सुनवाई करना और साथ ही जितनी भी शिकायतें आती हैं 24 आवर्स के अंदर उनको रिजॉल्व करना।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 ये पहले ही डिस्कस की जा चुकी है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये भी पहले डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ से देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, ये जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बीहड़, बंजर, जल भराव क्षेत्रों के सुधार और उपचार के लिए 22-23 से 26-27 की अवधि तक क्रियान्वित करने का इसको निर्णय लिया गया है। 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022 ये 2 से 3 जून 2022 को गाजियाबाद में आयोजित की गई। इसका विषय था पुलिस प्रशिक्षण में उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना। मैडम तुसाद संग्रहालय, जून 2022 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई है। ये संग्रहालय जो है डीएलएफ मॉल में स्थित है। इससे पहले वर्ष 2017 में भारत में पहली बार इस संग्रहालय को कनॉट प्लेस दिल्ली में खोला गया था। पटवाई जो है ये देश का पहला अमृत सरोवर है। ग्राम पंचायत पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। ये पटवाई ग्राम पंचायत है, ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। और इसके बाद में आपके लगभग 40 पेजेस बचे हैं इस मैगजीन के, और टाइम रहा तो संभवतः आज ही लेट नाइट तक मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके साथ में बस आपको एक ही काम करना है कि जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं और जो जो चीज़ें मैंने आपको जिस तरीके से बताई हैं उनको रिवीजन करते रहना है। और 4 से 5 दिन मैं मानता हूँ कि मैगजीन के लिए रिवीजन के लिए काफ़ी होते हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने हाईलाइट कर लिया होगा तो आप एक दिन में इसका रिवीजन कर सकते हैं। चाहेंगे अगर बैठ जाएंगे मुझे इस मैगजीन का रिवीजन करना है तो एक दिन में आप इसका रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। और बाकी का जो लास्ट पार्ट बचा है इसका बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। और इसको ठीक तरह से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स की समस्या आपको नहीं रहेगी। हालांकि करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें मैं पहले भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो वो टाइम हो गया तो उसको आप पहले ही तैयार कर चुके होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।